ओके, होपफुली कि भी मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक से सुनाई दे रहा होगा। डिस्कस कर रहे थे हम लोग इस वाले क्वेश्चंस को लेकर के टीलोमरेज के बारे में पूछा जा रहा था। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यही दिया कि टीलोमरेज एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टाइप का एंजाइम होता है और जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटीज़ होती हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब ये हो गया कि आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज़ करके क्या करेगा, डीएनए की कॉपी कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है इन दोनों के बेसिस पे, इसके अलावा पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन और एडिशनल है टीलोमरेज को लेकर के। तो आपने जाना कि पहले चीज़ तो ये क्या है, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टाइप का एंजाइम होता है। दूसरा, जितने भी पॉलीमरेज टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए आरएनए पे काम करते हैं, सभी को एक टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब उनको एक ऐसे दैट इज टेम्पलेट वाला बेस चाहिए जिसके ऊपर होकर कॉम्प्लीमेंट्री क्या करते हैं, बनाते हैं। टीलोमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में क्या करता है, काम करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास जो खुद का यूनिट होता है, मीन्स आरएनए होता है। इस टीलोमरेज के पास दो कंपोनेंट है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो एक कंपोनेंट इसका क्या है, दैट इज आरएनए होता है। दूसरा कंपोनेंट क्या है आपका, इसका प्रोटीन होता है, राइट। तो ये प्रोटीन वाला जो कंपोनेंट है, इसके पास इस प्रोटीन की वजह से क्या करता है, ये कैटालाइज करता है। और ये जो आरएनए होता है यही काम करता है कैसे, एज ए टेम्पलेट के रूप में। इसको एडिशनल मीन्स एक्स्ट्रा किसी टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दैट्स वाई आप इसको बोलते हैं कि ये एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में क्या करता है, काम करता है। तो काम क्या करेगा, मतलब केमिकली ये क्या है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर के बना होता है। मीन्स आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। आरएनए जो कि आपका एज अ टेम्पलेट का काम करता है, प्रोटीन जो कि एज अ कैटालिटिक यूनिट का काम करता है। मीन्स इससे एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होती है, परफॉर्म होती है। ये बार बार सवाल पूछा जाता है टीलोमरेज में या में कौन सा यूनिट है जो जिसकी बेसिस पे वो एज अ एंजाइम की तरीके से क्या करता है, बिहेव करता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि प्रोटीनियस वाला जो पार्ट होता है वो एज अ एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। आरएनए वाला जो कंपोनेंट होता है वो एज अ टेम्पलेट का काम करता है। चूंकि आरएनए इसका खुद का कंपोजिशन ही है और इसी आरएनए को ये एज अ क्या करता है, टेम्पलेट के रूप में यूज करता है और इसी कॉम्प्लीमेंट्री क्या करता है, डीएनए बनाना शुरू कर देता है। तो आरएनए चूंकि यहाँ पे यूज करेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाएगा, डीएनए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा था, टीलोमरेज है 5 प्राइम टू 3 प्राइम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी। डेफिनेटली ये होता है, आपने यहाँ पे देखा। ये जो आरएनए होगा इसी को क्या करेगा, एज अ टेम्पलेट यूज करेगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो डीएनए को बनाएगा। जितने भी डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज होते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, सबके पास एक्टिविटी वही होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्टिविटी, मतलब पॉलीमराइज करने के लिए। तो यहाँ पे आपको इसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो ये दे रखा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब जस्ट लाइक काम करेगा आरएनए पॉली रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट के क्रिप्टेज के जैसा, राइट। तो इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन। दूसरा, यहाँ पे टीलोमरेज कंटेंट आरएनए यूनिट। तो आपने यहाँ पे देखा कि केमिकली ये आरएनए से मिलके बना होता है, प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग में क्या है, सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो होगा ये वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। दैट इज बोथ ए एंड बी। कुछ और भी इंफॉर्मेशन जो कि आपको जानना चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मीन्स टीलोमरेज के बारे में, वो यहाँ पे मैंने लगा रखा है, उसको आप देख लीजिए। टीलोमरेज इज अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन दैट एक्ट एज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा, कंसिस्ट ऑफ अ कैटालिटिक प्रोटीन सब यूनिट एंड आरएनए कंपोनेंट दैट एक्ट एज अ टेम्पलेट। और इनके पास जो ये वाले कंपोनेंट में से मीन्स राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन वाले में से जो आरएनए होगा वो क्या काम करेगा, एज अ टेम्पलेट का काम करेगा। और जो प्रोटीन होगा वो क्या काम करेगा, एज अ कैटालिटिक यूनिट का काम करेगा। सिंस इट कंटेन दैट इज आरएनए कंपोनेंट itself, that's why there is no need of a extra template molecules. That's why telomerase is also considered as a template independent polymerase। ठीक है। तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट पॉलीमरेज का मतलब ये हो गया कि ये पॉलीमराइज तो करता है लेकिन इसको टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके 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 अंदर में ही जो पाए जाने वाले आरएनए वाले यूनिट होते हैं वही एज ए क्या करता है, टेम्पलेट का काम करता है। और उसकी इसी फीचर को यूज करके ये टीलोमरेज जो काम कर रहा है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे काम आता है और कौन से सेल्स में पाया जाता है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि टीलोमरेज का परसेंटेज या टीलोमरेज का जो अबंडेंस है वो आपकी बॉडी की कौन सी टाइप के सेल्स में पाई जाएगी। दे दिया जाएगा आपको कि कैंसरस सेल्स में पाया जाएगा, सोमेटिक सेल्स में पाया जाएगा, या फिर सेक्स सेल्स में पाए जाएंगे, कहाँ पे पाया जाएगा। तो ये टीलोमरेज की जो ज़रूरत है आपकी बॉडी में वो कहाँ पे है, पहले तो आपको ये समझना होगा। आपने पढ़ा डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे कि पॉलीमरेज को लाइक एज जो भी आपके डीएनए हैं उन डीएनए का जो पॉलीमराइजेशन हो रहा होता है, ये डीएनए पॉलीमरेज मान लीजिए ये आपका ये डीएनए का लास्ट वाला सिरा है, ठीक है। और यहाँ पर ये डीएनए पॉलीमरेज अगर आपका पहुँच चुका है तो इसको आगे ये तब बढ़ेगा जब यहाँ पे कोई डीएनए स्ट्रैंड होगी।
अगर ये आगे नहीं बढ़ेगा तो जो इसके अंदर का पूरा मटेरियल होगा, मतलब इतना ये डीएनए का स्ट्रैंड जो होगी, ये इसको पॉलीमराइज़ नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से होगा क्या कि डीएनए की लेंथ हर साइकिल में क्या होगी, शॉर्ट होती जाएगी। तो टीलोमियर पे पाए जाने वाले ये एंजाइम हैं, मतलब कि टीलोमरेज़, जिनका काम यही होता है कि हर बार के रेप्लिकेशंस के साइकिल में जो डीएनए की लेंथ होती है वो सॉर्ट आउट ना हो, उसको वो मेंटेन बना करके रखें, ताकि जो जीनोम की इंटीग्रिटी है वो मेंटेन बनी रहे। इस पर्पज़ को या इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए टीलोमरेज एंजाइम की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। जब डीएनए आपका यहाँ पे इस तरीके से पहुँच जाता है एंड वाले पॉइंट पे, तो वहाँ पे टेम्पलेट चूँकि नहीं होते हैं, तो आपका यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट टीलोमरेज एंजाइम ही आता है, जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या करता है, डीएनए और आगे बढ़ा देता है, बना देता है। तब जा करके आपका डीएनए पॉलीमरेज आएगा, जब इस वाले स्टैंड पे यहाँ पहुँचेगा, तब जा करके पूरा पीछे वाला क्या करता है, सेंसाइज करता है। सो टीलोमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट कहाँ-कहाँ पे है, कौन-कौन से सेल्स में है, इसको भी लेकर के सवाल ये पूछे जाते हैं। तो हाईली एक्टिव इन स्टेम सेल्स, जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स, जो कि आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, एंड अप्रॉक्सिमेटली 90% ऑफ कैंसरस सेल्स, बट इज नॉर्मली एब्सेंट इन मोस्ट सोमैटिक सेल्स। सो आपको यहाँ पे दिया गया 3-4 तरीके के टाइप के सेल्स के बारे में, कि जो स्टेम सेल्स होती हैं, जिनसे कि टिश्यूज़ का डिफरेंशिएशन होता है, अलग-अलग ऑर्गन, अलग-अलग टिश्यूज़ बनते हैं, उनमें इनकी अबंडेंस ज़्यादा देखने को मिलती है। जर्म सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन से पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें देखने को मिलती है। और लगभग कैंसरस जो सेल्स होती हैं, वहाँ पे भी इनको इनका अबंडेंस देखने को मिलता है। लेकिन जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, उन सोमैटिक सेल्स में ये रिपोर्टेड नहीं किए गए हैं। इनकी जो अबंडेंसी है वो ना के बराबर मानी जाती है। तो ये आपके ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। ऐसे पूछ लिए जाएंगे कि हाँ, कौन से सेल्स में दैट इज टीलोमरेज की एक्टिविटी नहीं होती है, और यही सारे सेल्स आपके ऑप्शंस में क्या होते हैं, बन करके आ जाते हैं। तो आप इनको याद रखिए कि कौन से टाइप के सेल्स में एक्टिविटी इनका होगा और कौन से टाइप के सेल्स में नहीं होगा। तो इन्फॉर्मेशन आपके पास टीलोमरेज को लेकर के क्या क्या गया, और इनके पास क्या एक्टिविटी होगी। तो एक्टिविटी जैसा कि आप जानते हैं, टीलोमरेज है, मतलब कि ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, तो पहला काम तो यही करेगा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज करेगा, मीन्स इसके पास ये वाली एक्टिविटी होती है। दूसरा, राइबोन्यूक्लियेज एच मीन्स आरएनएज एस एक्टिविटीज होती है। आरएनएज एस का फंक्शंस आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे तरीके से, चाहे वो रेप्लिकेशंस की प्रोसेस हो या फिर कोई रिपेयर की प्रोसेस हो। रेप्लिकेशंस की प्रोसेस में आपने पढ़ा था, दैट इज लीडिंग स्टैंड के बारे में और लगिंग स्टैंड के बारे में, और एक जगह भी पढ़ा था ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट में आपको बताया गया था कि डीएनए आरएनए दोनों हाइब्रिड होते हैं। तो जब डीएनए आरएनए हाइब्रिड में से आरएनए को रिमूव करना होता है, तो वहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसका नाम है, दैट इज द आरएनएज एच। ठीक है, जो कि आरएनए वाले यूनिट को क्या करता है, क्लीव करता है, और फिर सारे डीएनए वाले यूनिट क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो टीलोमरेज के पास वो भी एक्टिविटी है। दूसरा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी भी है। तो ये 3 एक्टिविटीज़ टीलोमरेज में रिपोर्टेड है, इनको आप याद रख लीजिए, और ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा क्लास खत्म होने के बाद। तो एज ए आपके लिए ये नोट्स भी काम करेगा, आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। तो कौन-कौन सी एक्टिविटी हो गई, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, और आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लियेज एस एक्टिविटी, जो कि आरएनए को क्या करता है, क्लीव करने का काम करता है, डिग्रेड करने का काम करता है। तो ये डीएनए से डीएनए भी बनाता है, आरएनए से डीएनए भी बनाता है, और आरएनए डीएनए के हाइब्रिड में से आरएनए को रिमूव करने का भी काम करता है आपका टीलोमरेज। तो टीलोमरेज क्या है, एक एंजाइम है। कैसा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टाइप का एक स्पेशल क्लास ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, जिसके जो कि केमिकली 2 कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं, आरएनए से और प्रोटीन से। आरएनए इसका जो होता है वो एज ए टेम्पलेट का काम करता है, प्रोटीन जो होते हैं एज ए कैटालिटिक यूनिट का काम करते हैं। इसलिए इसको आप टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम के नाम से भी क्या है, जानते हैं। तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि इनको काम करने के लिए एक्सटर्नल किसी टेम्पलेट मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अबंडेंसी कहाँ पे है, तो सोमैटिक सेल्स को छोड़ करके बाकी जितने भी सेल्स आपने देखे, लाइक जर्म सेल्स में देखा, और स्टेम सेल्स में देखा, और आपके जो भी कैंसर सेल्स हैं, उन सभी में आपको ये देखने को मिलते हैं। इनका काम क्या है, तो काम आपको बता दिया गया कि नॉर्मल सेल्स में या नॉर्मल कंडीशंस में टीलोमरेज का काम यही होता है कि जो डीएनए की लेंथ शॉर्ट हो रही होती है या हो सकती है, उस लेंथ को मेंटेन बनाए रखने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। ठीक है, सो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी है। तो अगर आप इतनी इन्फॉर्मेशन जानते हैं, तो आसानी से सवाल को लगा पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों भी सही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा यहाँ पे, सही है। अगला सवाल पूछा है, मेनी नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स एक्ट अपॉन देयर टारगेट सेल बाय कॉजिंग
हार्मोन्स से ये क्वेश्चन एंडोक्राइनोलॉजी से लेकर के, और आपको सेल सिग्नलिंग में भी ये पढ़ाया गया था, और उसी से लेकर के ये सवाल पूछा गया है। पूछ रहा है कि मेन नॉन तो स्टेरॉइड। हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन है। जी, जी पूछिए। अ, जो आरएनएज एच और फेनोन में डिफरेंस क्या है? मतलब जैसे प्राइमर रिमूव करता है आरएनएज एच, बट अगर अ, दोनों में डिफरेंस, दोनों के फंक्शन में डिफरेंस क्या है? फ़ेन 1 थोड़ी में कंफ्यूजन रहती है इसमें। और और आरएनए, आरएनएज एच। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि आरएनएज एस जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में काम करता है, और फ़ेन 1 जो होता है जो आपके ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनते हैं वहाँ पे काम करने के लिए ये काम करता है। फ़ेन 1 का काम थोड़ा-सा ये हो जाता नहीं, है कि जो आरएनएज एच, आरएनएज एच तो मैंने यूकेरियोट में ही पढ़ा है सर। प्राइमरीली जो एंजाइम है ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। दोनों का काम क्या होता है इसको आप समझिए। यहाँ पे मान लीजिए कि ये वाला जो पॉइंट है, ऐसे समझिए कि यहाँ पे ये आपका डीएनए है और ये आपका आरएनए है, ठीक है? डीएनए और आरएनए के बीच में मान लीजिए ये आपका लास्ट वाला क्या है, ये बॉन्ड बना हुआ है। आरएनए जैसा काम होता है, ये जितने भी आरएनए वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हर सबको कट करने के लिए या हटाने के लिए, डिग्रेड करने के लिए। लेकिन जो लास्ट वाली जो यूनिट होती है, मतलब जहाँ पे केमिकली डीएनए और आरएनए हाइब्रिड हो रखा है, वहाँ पर आकर के काम करता है फेन 1 आपका। तो ये फेन 1 का काम मतलब उस लास्ट वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए होता है, जिस बॉन्ड से आरएनए और डीएनए दोनों क्या है मतलब आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो फाइनल जो आरएनए का रिमूवल करता है वो है आप जिसे रिपोर्ट किया जाता है कि फेनवन जो एंजाइम है वो यूकैरियोटिक्स के केस में आता है, और आरएनएज जो एच होता है वो प्रोकैरियोटिक केस में आता है। ठीक है, तो आरएनएज एच का जो काम है वही सेम काम आपका फेनवन करता है वहाँ पे। मतलब वहाँ पे भी यूकैरियोटिक में भी आपको आरएनएज देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो फेनवन है ये डेडिकेटली ये वाला जो लास्ट वाली यूनिट होती है जहाँ पे आरएनए और डीएनए एग्जैक्टली हाइब्रिड हो रहे होते हैं, यहाँ पे क्या करता है ये कट लगाता है, तब जाकर के फाइनली ये उड़ जाता मतलब हट जाता है। आरएनए जैसे क्या करता है, आरएनए के जितने बाकी ऐसे आरएनए वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डिग्रेड करने का काम करता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। मतलब सिंपली ये फेन वन वो एंजाइम है जो कि आरएनए और डीएनए के जॉइंट वाले पॉइंट पे क्या करता है, कट करता है, जिससे कि पूरा आरएनए प्राइमर खत्म निकल जाता है और डीएनए जो सिंथेसाइज हुई रहती है वो अलग हो जाता है। जबकि आपका जो मतलब आरएनए जैसे होते हैं वो आरएनए को सिर्फ डिग्रेड करने का काम करते हैं। रिपोर्टेडली ये प्रोकैरियोटिक के एंजाइम है, बट दोनों केसेस में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इनका जो मेजर काम है फेनवन वाले का वो ये निकालने के लिए काम होता है, जहाँ पे डीएनए और आरएनए आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है जिस बॉन्ड से। क्योंकि प्राइमर कई सारे न्यूक्लियोटाइड का होता है, तो जिस लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड से जहाँ से डीएनए से वो हाइब्रिड बनाया हुआ है, उस वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए फेनवन एंजाइम का यूज किया जाता है, मतलब होता है। जी ठीक है। जी सर। तो वो चलिए। एक क्वेश्चन था, उसमें था कि मतलब आरएनए प्राइमर्स को यूकेरियोट में कौन रिमूव करता है, तो उसमें दोनों ऑप्शन फेनवन भी था और आरएनएज एच भी था। आंसर फेनवन ही था, बट मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि आरएनएज एच भी तो रिमूव करता है नहीं, मतलब यही साइड में। यही आप तो समझिए कि फेन-1 का जो काम है वो यूकेरियोटिक में स्पेशल काम यही है कि जो डीएनए और आरएनए का हाइब्रिड मतलब जहाँ पे लिंक्ड होता है, एग्ज़ैक्टली उस वाले बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। आरएनए-एच भी काम करता है आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए। लेकिन अगर यूकेरियोटिक का केस पूछा जाएगा तो फेन-1 आपको लगाना पड़ेगा, फेन-1 उसके लिए डेडिकेटेड है। और फ़र्क अगर आप देखेंगी केमिकली तो यहाँ पे सिर्फ यही होता है कि आरएनए-एच जो है वो आरएनए को हाइड्रोलाइसिस करने का काम करता है, जबकि फेनवन जो होता है वो केमिकली उस बॉन्ड पे एक्ट करता है जिस बॉन्ड से डीएनए आरएनए क्या है आपस में हाइब्रिड बने हुए रहते हैं। और अगर यूकेरियोटिक के केस में पूछे तो आप हमेशा मतलब यूकेरियोटिक के लिए फेनवन ही है, वो काम आरएनए जैस प्रोकैरियोटिक के लिए डेडिकेटेड है, और वही सेम काम यूकेरियोटिक के लिए आरएनए फेनवन है। ठीक है सर। चलिए, अगला सवाल यहाँ पे पूछ रहा है हार्मोन्स को लेकर के क्वेश्चंस है। नॉन स्टेरॉयड हार्मोन्स, इसका मतलब कि ये जो भी हार्मोन्स होंगे वो प्रोटीन नेचर के हो सकते हैं, पेप्टाइड नेचर के हो सकते हैं, या अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। मतलब स्टेरॉयड हार्मोन्स नहीं, मतलब फैट के डेरिवेटिव्स नहीं है। तो आपको हार्मोन्स वाले क्लासेस में पढ़ाया गया था कि हार्मोन्स के केमिकल के नेचर के बेसिस पे इनके लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, राइट? आपको पढ़ाया गया कि जितने भी नॉन स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं उन सब के लिए रिसेप्टर्स कहाँ पे पाए जाएंगे, सेल के सरफेस पे, जिनको कि आप सेल सरफेस रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। इन सभी का काम करने का तरीका क्या होता है कि जब कभी भी ये हार्मोन्स आपका क्या करता है, इस रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो इन रिसेप्टर्स के बाइंड करने से इस मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले कुछ एंजाइम जो कि पहले से प्रेजेंट होते हैं,
वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, तो उनका क्या होता है, एक्टिवेशन होता है, और उस एक्टिवेशन होने से फिर क्या होता है, वहाँ पे कोई सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल बनता है, और वो सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल जाकर किसी एक मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल रिएक्शंस के कैसेट को क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। सबसे कॉमन सा जो एग्जांपल है आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं, जैसे लाइक है ये आपको सेल सीएनडी में भी पढ़ाया गया था। एपिनेफ्रिन एक हार्मोन्स है जो कि पेप्टाइड नेचर का होता है, और ये हार्मोन्स यहाँ पर रिसेप्टर पे जब बाइंड करता है तो इस रिसेप्टर में होता क्या है, बाइंड करने के बाद यहाँ पे जब इसका इंटरेक्शन होगा, इसी रिसेप्टर से लगा हुआ यहाँ पे एक जीपीसीआर का यूनिट होता है जिसको आप जी प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इनके पास 3 यूनिट होती है, जीएस अल्फा, जीएस बीटा और जीएस गामा। ठीक है, ये तीनों यूनिट इनएक्टिव स्टेट में क्या होते हैं, पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही हार्मोन क्या करता है, रिसेप्टर के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ये जो आपका जीएस अल्फा जो कि जीडीपी के साथ में बाउंड किया हुआ रहता है, ये क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। मतलब अब यहाँ पे जीडीपी आपका क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, और जीटीपी क्या करेगा, ये बाउंड कर लेगा। तो जैसे ही ये होता है, इसको ये एक्टिवेट कर देता है, तो ये जो 3 यूनिट आपके दिखाई दे रहे हैं अल्फा, बीटा, गामा वाले, इनमें से जीएस अल्फा क्या होता है, आपका रिलीज हो जाता है। तो जैसे जीएस अल्फा आपका रिलीज होगा जीटीपी के साथ में, ये एक्टिव हो जाता है, और जब ये एक्टिव हो जाता है, जीटीपी मीन्स जीएस अल्फा वाली यूनिट, ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि जीपीसीआर के साइकिल में या प्रोसेस में, सेल सिग्नलिंग में, अल्फा, बीटा, गामा में से कौन सा यूनिट क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। तो जीएस अल्फा आप याद रखिए, जैसे ही एक्टिवेट होता है, सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले एक एंजाइम जिसका नाम है एडेनाइलेट साइक्लेज, इसको क्या करता है, ये एक्टिव करता है, और ये अगर एक्टिवेट हो जाता है, तो एटीपी जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, इस एटीपी कन्वर्ट किसमें कर देता है, साइक्लिक एएमपी में। और ये साइक्लिक एएमपी एक सेकेंडरी मैसेंजर का क्या करता है, काम करता है, और ये चल करके आगे प्रोटीन काइनेज को क्या करेगा, एक्टिवेट करता है। और प्रोटीन जो काइनेज होते हैं वो आगे चल करके फर्दर रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने वाले और एंजाइम को क्या करते हैं, एक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से इनके द्वारा सिग्नलिंग क्या की जाती है, पास आउट की जाती है। तो चूंकि ये एक प्रोटीन या पेप्टाइड डेरिवेटिव्स हार्मोन्स होते हैं, तो इनके लिए रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, सेल के सरफेस पे, और इन्हीं के लिए यहाँ पे सवाल पूछा गया था। तो ये क्या करते हैं, तो बेसिकली इनका प्रिंसिपल यही होता है, जितने भी नॉन स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो सेल के सरफेस से पाए जाने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद सेल्स में मेम्ब्रेन से अटैच्ड कुछ डोमेन्स होते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। उनके एक्टिवेट होने से कोई एंजाइम जो कि इनएक्टिव स्टेट में पड़ा हुआ था, वो क्या होता है, एक्टिवेट होता है। उससे आपके सेकेंडरी मैसेंजर के जनरेशन होता है। सेकेंडरी मैसेंजर जब जनरेट हो जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, बायोकेमिकल पाथवेज में इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम्स को क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सवाल के आंसर क्या सही हो जाएगा। पूछ रहा है देयर टारगेट सेल्स बाय कॉजिंग, कैसे काम करता है, मेनी नॉन स्टेरॉयड हार्मोन्स एक्ट अपॉन देयर टारगेट सेल बाय कॉजिंग साइक्लिक एएमपी टू बिकम एटीपी। क्या साइक्लिक एएमपी से एटीपी बनता है, तो यहाँ ऐसा नहीं है, एटीपी से एएमपी बनता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। इनएक्टिवेशन ऑफ एडेनाइलेट साइक्लेज, नहीं, यहाँ पे एक्टिवेशन हो रहा था, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। साइक्लिक एएमपी टू बिकम प्रोटीन काइनेज, क्या साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज बनता है, नहीं, ऐसा नहीं है। साइक्लिक एएमपी की वजह से प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होता है, लेकिन साइक्लिक एएमपी डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है प्रोटीन काइनेज में। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। सो एक्टिवेशन ऑफ व्हाट, दैट इज एडेनाइलेट साइक्लेज, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसके लिए सही हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो फिगर में आपको ऐसे इस तरीके से लाइन है, ये दिखाता है एक्टिवेशन की प्रोसेस को। जैसे यहाँ पे ये इनएक्टिव फॉर्म में था, तो जैसे ही जीएस अल्फा वाला यूनिट क्या किया, जीडीपी से बाउंड किया, ये एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से क्या किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि ये एक्टिव हो गया है। तो जीएस अल्फा जो कि जीडीपी से बाउंड है वो एक्टिव रहेगा, तो एडेनाइलेट साइक्लेज से एक्टिवेट करता है, और इस ये एडेनाइलेट साइक्लेज क्या करता है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है, और साइक्लिक एएमपी एज अ सेकेंडरी मैसेंजर का काम करेगा, और जिसके बेसिस पे फिर प्रोटीन काइनेज ए को क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा था साइक्लिक एएमपी टू बिकम प्रोटीन काइनेज। साइक्लिक एएमपी डायरेक्टली प्रोटीन काइनेज नहीं बनता है, ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करने का काम करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पे स्टूडेंट से गलती जो होती है वो यहीं पे, कि यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आपको दे रखे हैं, दिमाग में उन्होंने पढ़ रखा था कि अच्छा साइक्लिक एएमपी से प्रोटीन काइनेज का बनना होता है, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट करता है, न कि डायरेक्टली कन्वर्ट होता है। तो पता लगा वही लगा के चले आएंगे। वैसे कितने लोगों ने ये आंसर सही लगाया था? मेरा सही था सर। अच्छा, ओके, मेरा भी सही मतलब था। मोस्टली लोगों का सही है। सही है सर ये तो। चलिए फिर तो ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा इस पे एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अगर इस तरीके के सवाल अगर आपके आते हैं, तो फिर आप आसानी से उसको समझ लीजिए कि सेकेंडरी मैसेंजर का जनरेट करने का कॉन्सेप्ट होता है, और इस तरीके से क्या करते हैं, नॉन स्टेरॉयड हार्मोन्स काम करते हैं। ठीक है।
अगला सवाल फिर से आपको हार्मोन सही है। ईच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एन एग्जाम्पल अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स एक्सेप्ट। दिए गए जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं उनमें से कोई एक ऐसा है जो कि अमीनो एसिड का डेरिवेटिव्स नहीं होता है, बाकी सभी क्या है अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। तो आंसर्स तो आप लोगों ने देख ही लिया है, लेकिन कैसे इतने ढेर सारे हार्मोन्स को आप याद रखेंगे कि कौन सा अमीनो एसिड का डेरिवेटिव्स है, कौन सा पेप्टाइड है या प्रोटीन है, कौन सा स्टेरॉयड है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एपिनेफ्रिन जितने भी लगभग बनने वाले जो आपके हार्मोन्स होते हैं उनके लिए जो प्रिकर्सर है वो दो ही है, एक तो है आपका टायरोसिन और दूसरा है आपका ट्रिप्टोफैन। ठीक है, यही याद रखिएगा। कभी कभी ये अमीनो एसिड भी पूछ देता है कि इन हार्मोन्स के लिए प्रिकर्सर जो अमीनो एसिड है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा कि एरोमेटिक जो अमीनो एसिड हैं ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, यही दो अमीनो एसिड हैं जिससे कि डिराइव होकर के आपके हार्मोन्स बनते हैं, लाइक एज मेलाटोनिन बनेगा, सेरोटोनिन बनेगा, एपिनेफ्रिन बनेगा, नॉरएपिनेफ्रिन बनेगा। ये सब के सब जो होते हैं यही ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन से मिल करके ही बनते हैं। तो अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स के लिए ये वाले अमीनो एसिड आते हैं। और बाकी जो आपके लाइक एज प्रोटीन वाले होते हैं उनका तो आपको पता ही है कि हाँ वो पेप्टाइड टाइप के होते हैं, तो वो ऐसे डिराइव करके नहीं आते। सो इन जो क्लासिफिकेशंस आपको हार्मोन्स का दिया गया कि ये अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स होंगे या फिर आपके प्रोटीन वाले पेप्टाइड वाले होंगे या फिर आपके स्टेरॉइड वाले होंगे, इनको कैसे याद रखा जाए, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिक के बेसिस पे समझ सकते हैं। शायद में भी कि ये ट्रिक आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो जाए। एंजाइम के नाम का आखिरी वाला जो लेटर है उसको हम सफिक्स के नाम से याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे लाइक यहाँ पे आई एन ई है, यहाँ पे ई एन ई है, यहाँ पे आई एन ई, इस तरीके से जितने भी एंजाइम के लास्ट में आई एन ई आता है वो सभी बेसिकली क्या होते हैं, अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, कुछ एकाक एग्जाम्पल मतलब एक्सेप्शंस को छोड़ करके। तो जो भी अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स अमीनो एसिड्स होंगे मीन्स हार्मोन्स होंगे, उनके लास्ट के नाम में क्या आएगा, इन आएगा, मीन्स आई एन ई आएगा। अगर नाम में आपको सफिक्स लगता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप ये आइडिया लगा लेना कि बेसिकली वो डेरिवेटिव्स किसका है, दैट इज द अमीनो एसिड का है। लाइक एज एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सब क्या है आपके अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। जिस किसी भी एंजाइम के नाम के लास्ट में वन मीन्स ओ एन ई या फिर ऑल मीन्स ओ एल अगर आए तो आप समझ जाना कि वो डेरिवेटिव्स किसके हैं, दैट इज द स्टेरॉयड हार्मोन्स के हैं, लाइक एज टेस्टोस्टेरोन या कॉर्टिसोल। ये सब आपके एग्जाम्पल क्या हैं, ऑल वाले और वन वाले। तो इनके नाम के लास्ट के को देख करके आप समझ सकते हैं। कुछ यहाँ पे हैं लाइक एज अगर लास्ट में नाम में ई आई एन अगर आता है तो उनके बेसिस पे बता सकते हैं कि ये पेप्टाइड हार्मोन्स हो सकते हैं या प्रोटीन के हार्मोन्स हो सकते हैं, लाइक एज इंसुलिन है या ऑक्सीटोसिन है, इस तरीके से। सो नेम के आखिरी के 3 लेटर्स को या 2 लेटर्स की मीन्स सफिक्स को देख करके आप ये पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ ये जो हार्मोन्स है वो किस तरीके के केमिकल नेचर को बिहेव करता है। और इससे एक सवाल आपके एग्जाम में श्योर बनता है, कोई भी हार्मोन्स आपको दे देगा और आपको पूछा जाएगा कि हाँ ये इसका नेचर कैसा है। तो याद रखिएगा अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स के लिए क्या याद रखेंगे, दैट इज द इन मीन्स आई एन ई, वन या ओ एन ई या फिर ऑल स्टेरॉयड हार्मोन्स के लिए, और आई एन पेप्टाइड हार्मोन्स के लिए। तो जरा ये वाले कॉन्सेप्ट को लगा करके देखिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही बैठ रहा है जो कि अमीनो एसिड का डेरिवेटिव्स नहीं है। मेलाटोनिन, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन दोनों वो नहीं होते, वजह से डेरिवेटिव नहीं है। मेलाटोनिन नहीं आ रहा है। फिर ये ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव है ना? मेलाटोनिन हाँ, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन टायरोसिन से होते हैं, मेलाटोनिन जो है ट्रिप्टोफैन से होता है। टीएसएच नहीं है, टीएसएच थायरोक्सिन का जी हाँ, ये कंफ्यूजन दिला करते हैं। प्रोटीन प्रोटीन ये में क्या होता थायरोक्सिन, है? हाँ थायरोक्सिन ये डेरिवेटिव है, पेप्टाइड थायरोक्सिन कहते हैं। अब यहाँ पे नहीं, देखिए आपको दे रखा है कि ट्रिप्टोफैन से पेप्टाइड मिल करके आपको बनता क्या है, मेलाटोनिन, और ये स्लीपिंग साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जैसा कि ये कौन से वैसे ग्लैंड से निकलता है हार्मोन, सर पीनियल ग्लैंड। वेरी गुड। तो ये पीनियल जो ग्लैंड होता है वो क्या काम करता है आपकी बॉडी में, सर्केडियन रिदम वही को सही बात है। 24 आवर्स स्लीप एंड वेक वाले जो साइकिल होती है उनको मेंटेन करने का काम करता है। और इस हार्मोन्स की खासियत ये है कि हार्मोन्स आपकी बॉडी मीन्स पीनियल बॉडी आपकी तब इस हार्मोन्स को बनाती है
जब आपकी बॉडी डार्क कंडीशंस में क्या रहती है, एक्सपोज रहती है। यही कारण है कि सोने के टाइम पे हम लोग या तो नाइट बल्ब जलाते सोते हैं, या तो पूरे लाइट को ऑफ कर देते हैं। अगर आप ऐसा करके सोते हैं तो आपको आपके ब्रेन में अच्छे तरीके से इस केमिकल का मीन्स मेलाटोनिन का सिक्रेशंस होता है, जो कि आपको भरपूर नींद लेने में क्या करता है, हेल्प करता है। बहुत कंट्रास्ट लाइट में, बहुत ब्राइट लाइट में अगर आप रूम में लगा के रखे हुए हैं, तो उससे आपको सोने वाली जो प्रॉब्लम, मतलब सोने की जो चीज़ें होती है ना, वो उतनी अच्छी नहीं होती, मतलब आप सही तरीके से सो नहीं पाते हैं। यही कारण है कि हमेशा सोने के टाइम पे लाइट को या तो ऑफ कर दिया जाता है, और या तो फिर क्या करते हैं, एकदम नाइट बल्ब लगाते हैं, जो कि एकदम ना के बराबर लाइट देता है। तो ये मेलाटोनिन का जो सिक्रेशन है, मीन्स बॉडी में बनना होता है, वो डार्क कंडीशंस में होता है। इसके लिए जो प्रिकर्सर है वो क्या है, दैट इज अ ट्रिप्टोफैन है। और बाकी टायरोसिन से आपके दोनों बनते हैं, मीन्स एपिनेफ्रिन भी बनता है और नॉरएपिनेफ्रिन भी बनते हैं। तो ये दोनों आपके क्या है, दैट इज अमीनो एसिड है, के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेलाटोनिन भी आपका अमीनो एसिड से है, और नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन मीन्स एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन दोनों ही आपके टायरोसिन मीन्स अमीनो एसिड से हैं। उसका क्या है, सिर्फ आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वैसे ये किससे बनता है, टीएसएच। हाँ जी। सर पेप्टाइड। एंटीरियर पिट्यूटरी। अच्छा, टीएसएच कौन बनाता है, कौन से ग्लैंड से निकलता है ये? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी থেকে पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी पिट्यूटरी के पास दो पार्ट है, ठीक है। एडेनो हाइपोफाइसिस Adeno hypophysis. वेरी गुड, मतलब इंटीरियर और पोस्टीरियर। इंटीरियर से कितने हार्मोन्स निकलते हैं, 7. 6 और इंटीरियर से 6 एंड पोस्टीरियर से 2। चलिए वेरी गुड। तो उसी 6 में से आपका एक है, दैट इज टीएसएच। बाकी इन दोनों के लिए आपको अच्छे तरीके से पता होगा, आप आगे चल करके भी पढ़ेंगे। एक तो एडीएच हो जाता है, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, एंटी डायरेटिक वैसोप्रेसिन वैसोप्रेसिन एक बनता है ऑक्सीटोसिन, है ना। तो सवाल कभी कभी ये पूछ दिया जाता है, लाइक ऐसे नाम दे करके कि हाँ कौन से पार्ट से या कौन से पोर्शन से ये बनाया जाता है, इंटीरियर वाले से या पोस्टीरियर वाले से। इंटीरियर वाले को नाम क्या देते हैं, पोस्टीरियर वाले को क्या नाम देते हैं। तो ये सारे कुछ नाम से उनको आप याद रखिएगा कि एडनो हाइपोफाइसिस जिसको बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो पोस्टीरियर वाले का दैट इज़ क्या, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, इंटीरियर वाले के कौन कौन से हार्मोन्स हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में दो कोई पॉइंट और बताइए, जो कि आपको नोट्स में दिया गया है। अगर सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात किया तो कौन होगा, पिट्यूटरी. पिट्यूटरी। वेरी गुड। और कोई दो लाइन बताइए जो कि पिट्यूटरी के बारे में आपको एकदम ऐसे टिप्स पे याद हो। मास्टर ग्लैंड। ग्लैंड है. मास्टर ग्लैंड के अलावा, स्फिनॉइड बोन की बनी थी सिला Controlled टर्सिकल by- टाइगर। मास्टर ग्लैंड के अलावा और क्या नाम से जानते हैं इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को? मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। हाइपोफाइसिस। न्यू हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। नो नहीं, मैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात कर रहा हूँ, उनकी पार्ट्स की नहीं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मैंने 3-4 नाम दिए थे कि 3-4 नाम से इसको जानते हैं, तो आपने एक बताया दैट इज मास्टर ग्लैंड, और भी कुछ नाम दिया था, मतलब नोट्स में मैंने बना के दिया था कुछ ऐसे, चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ करके था, याद आया? ये सर चीफ एग्जीक्यूटिव था। चलिए कोई नहीं, उसके बारे में देख लीजिएगा कि कभी कभी सब नेम से पूछ देता है, और आपने पढ़ा तो है उसके बारे में लेकिन ध्यान नहीं दिया। वैसे अभी आपको मालूम है कि हाँ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, राइट। स्मॉलेस्ट ग्लैंड किसको बोलते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड किसको बोलते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है वैसे? थायराइड। सर थायराइड ग्लैंड. लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सर थायराइड. थायराइड ग्लैंड। जी हाँ बिल्कुल, लिवर जिस किसी ने बताया वो ग्लैंड है। मतलब अगर ऐसे नॉर्मली पूछा जाएगा तो लिवर आंसर सही है, बट इंडोक्राइन के बारे में अगर बात किया जाएगा तो थायराइड है। तो जो कुछ इनके लिए फेमस चीज़ें हैं उनको आप याद रखिए और किस तरीके से काम करते हैं। चलिए, तो होपफुली ये वाला जो ट्रिक है ना, इसको आप, हाँ बताइए। सर इसमें थोड़ा डोपामिन के बारे में बता दीजिए. सर ये हार्मोन्स है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर है. सर थोड़ा इसके फंक्शन के बारे में बता दीजिए. ये हाँ सर. डोपामाइन देखिए, मतलब बेसिकली तो जैसे जैसे लाइक है, अभी आपने ये सेरोटोनिन के बारे में सुना, सेरोटोनिन के बारे में जानती हैं? हाँ तो यहाँ बट अभी क्लिक नहीं कर रहे हैं.
हाँ, मतलब जैसे लाइक मेलाटोनिन जो होता है ये आपकी बॉडी में सोने का काम करता है। तो अगर आपकी बॉडी में सेरोटोनिन का कमी अगर हो जाएगा तो मेलाटोनिन बनेगा ही नहीं, और अगर ये ये नहीं गुड होगा तो फिर हार्मोन आप है ठीक वो। तरीके से, मतलब जैसे होता नहीं कि कुछ लोगों को अनिद्रा हो जाती है, मतलब उनको नींद नहीं आती, हर टाइम पे वो जगते रहते हैं, या फिर उनको जैसे बेचैनी टाइप की रहती है। तो अगर उनकी बॉडी में सेरोटोनिन नहीं बनेगा तो मेलाटोनिन का बनने का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो सेम उसी तरीके से एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन ये दोनों हमारी बॉडी में इमरजेंसी हार्मोन्स के रूप में जाने जाते हैं, और इन दोनों को बनाने के लिए डोपामाइन का बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो डोपामाइन एक तरीके से समझिए कि स्ट्रेस कंडीशन में मतलब दिया जाने वाला चीज़ है। मतलब जब आपकी बॉडी बहुत स्ट्रेस कंडीशंस में होती है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी डोपामाइन बनाती है, और उस डोपामाइन से फिर ये दोनों हार्मोन्स बनते हैं जो कि उस स्ट्रेस कंडीशन से कोप अप करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इनका जो यूज़ है बेसिकली डोपामाइन का, वो स्ट्रेस से डील करने के लिए है। जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रेस में होते हैं तो उस टाइम पे उस स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कोप अप करने के लिए आपकी बॉडी डोपामाइंस को बनाने के काम करती है। तो वो डोपामाइन जो होते हैं फर्दर कन्वर्ट होते हैं ये दोनों हार्मोन्स में, जिसको कि आप इमरजेंसी हार्मोन्स या ट्रिपल एफ के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों हार्मोन्स आपको उस स्ट्रेस कंडीशन से मतलब कह सकते हैं कि डील करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे कभी आप बहुत ऐसे डरे हुए हैं या फिर कभी ऐसे बहुत एग्रेसिव मूड में है तो उस कंडीशंस में आपको कोप अप करने में क्या करता है, हेल्प करता है। बाई नेचर अगर आप देखेंगे डोपामाइन का, तो मतलब ये है तो अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स ही, तो मतलब आप इनको चाहे पेप्टाइड बोल सकते हैं या फिर अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं। इनका काम बेसिकली आपकी बॉडी में होता है कि जो भी स्ट्रेस हो रहा होता है, उस स्ट्रेस के कंडीशन में होता है कि ढेर सारे आपकी बॉडी में आरओएस जनरेट होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा, मतलब माइट्रोकॉन्ड्रिया और आपकी बॉडी की पेरोक्सिसोम दोनों ये चीज़ एक्टिव हो जाती है। ढेर सारे वहाँ पे आरओएस जनरेट होते हैं। तो उन आरओएस के जनरेट होने से ना आपकी बॉडी का जो नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो सब हैम्पर होना शुरू हो जाती है। तो उस चीज़ को डील करने के लिए ये सब सारा जो केमिकल अलाइक एज डोपामाइन है या फिर नॉरएड्रेनालिन है या फिर एड्रेनलिन है, ये सब क्या करते हैं, काम आते हैं। मतलब इन तीनों का ही अगर कलेक्टिवली अगर आप काम देखेंगे एक लाइन में सिंपली, तो ये क्या करते हैं, आपको स्ट्रेस से डील कराते हैं। मतलब किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, लाइक आप किसी ऐसे मेंटल स्ट्रेस में चल रहे हैं या फिर ऐसे कोई फिजिकली स्ट्रेस हो रहा है या फिर कोई ऐसे अग्रेसिव मोड वाला चीज़ अगर आ गया है या फिर अभी कोई डराने वाली चीज़ अगर आ गई है, तो इन सारे कंडीशंस में ये तीनों जो केमिकल्स होते हैं तरीके से काम करते हैं। और अगर आपकी बॉडी में डोपामाइन नहीं बनेगा तो ये दोनों हार्मोन्स नहीं बन पाएंगे। तो जिस किसी पर्सन की बॉडी में ये एंजाइम की कमी हो जाती है लाइक ये वाला, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये डिकार्बोक्सिलेज वाला, तो डोपामाइंस का बनना कम हो जाता है, तो वो स्ट्रेस को डील नहीं कर पाते। मतलब कुछ लोगों को देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे नॉर्मली ह्यूमन बिहेवियर होता है कि कुछ लोग थोड़ी थोड़ी परेशानी से बहुत ज़्यादा परेशान बेचैन से हो जाते हैं, जैसे उनको लगता है कि न जाने कौन सा मतलब कि पहाड़ टूट गया है, कि मतलब क्या हो गया है। जबकि वही सेम सिचुएशंस को डील करने के लिए कुछ लोग देखेंगे बहुत ही काम डाउन, बहुत ही रिलैक्स रहते हैं। उनको लगता है कि हाँ एवरीथिंग इज ओके, सब हो जाए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है इन सारे केमिकल्स पे, जिनका एड्रेनलिन ग्लैंड ठीक ठाक होता है, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जिनमें ये डोपामाइन, नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन हार्मोन जब बनते हैं ना, तो वो जल्दी से मतलब जल्दी पैनिक नहीं होते हैं, वो सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर लेते हैं। रिवर्सली जिनके में जिन जिन पर्सन्स की बॉडी में ये सारे केमिकल्स की कमी होती है ना, तो बात में बहुत पैनिक होना शुरू हो जाते हैं। मतलब उनको छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगती है और बहुत ज़्यादा वो परेशान से होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इन केमिकल का असर होता है। ओके सर। ठीक है, तो होपफुली कि अभी इस पेज पे दी गई इन्फॉर्मेशन थोड़ा आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगा। ये वाले ट्रिक को आप लोग आजमाइएगा, मतलब एक दो बार याद करके कैसे कि लाइक एज आई एन ई ओन और इनका, तो इससे आपको क्या होगा, क्लासिफिकेशंस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और शायद आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे वो आसानी से आपके निकल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटेरोस्टोम। ठीक है, तो ड्यूटेरोस्टोम्स को जानने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो डेवलपमेंटल के टाइम पे एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे उनके बेसिस पे पूरे एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्रोटोस्टोम में और ड्यूटेरोस्टोम में। ठीक है, किसके कौन कौन से फाइलम के मेंबर्स आपके ड्यूटेरोस्टोम में नहीं आते हैं और कौन कौन से प्रोटोस्टोम में आते हैं, ये याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या है, प्रोटोस्टोम्स वो होते हैं जिनका ब्लास्टो जो पोर होता है अगर डेवलप होकर क्या बना है, माउथ अगर बनाता है, तो बेसिकली ऐसे एनिमल्स को आप प्रोटोस्टोम्स की कैटेगरी में रखते हैं। और उस कैटेगरी में आने वाले जो फाइलम हैं, ऑर्थोपोडा है, मोलस्का है, एनालिडा है और प्लेटीहेल्मिन्थीस है। मतलब जो आपके इन्वर्टिब्रेट्स वाले हैं उनमें से लगभग जितने भी हायर इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो सबके सब आ जाते हैं, सिर्फ इकाइनोडर्मेटा को छोड़ करके। तो मतलब इकाइनोडर्मेटा से पहले के जो मेंबर्स हैं,
प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के प्लेटीहेल्मिन्थेस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एनेलिडा, ये सब के सब किस में आते हैं? प्रोटोस्टोम्स में आते हैं। जबकि इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा ये किस में आते हैं? डिटरोस्टोम में आते हैं, क्योंकि इनका ब्लास्टोपोर जो डेवलप होता है वो किस में होता है? ओपनिंग मीन्स एनस में होता है। तो जब कभी ब्लास्टोपोर्स जो कि आपका जाइगोट के बाद, जब क्लीवेज होने के बाद जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बनता है, तो अगर उससे डेवलपमेंट किसका हो, लाइक एज एनस का हो, तो उसको आप डिटरोस्टोम बोलते हैं। और अगर ब्लास्टोपोर से डेवलपमेंट किसका हो, माउथ का, तो उसको आप प्रोटोस्टोम्स के नाम से जानते हैं। ये फाइलम आपको याद रखना है, और इन फाइलम के मेंबर अगर आपको दे के पूछे जाते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। ये पिछली बार का जो यूपीएचएससी जिस एग्जाम के लिए आप जुड़े हुए हैं, उस एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सा डिटरोस्टोम है। तो आपको याद रखना है वहाँ पे डिटरोस्टोम के लिए कि काइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, अगर यही दोनों के मेंबर आपको देखने को मिलते हैं, फिर तो आप लगाएंगे, अदरवाइज लगा सकते हैं कि हाँ वो नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए सी ओरिचिन, अर्थवर्म, सैंड कॉलर और एक्नेसिस, ये इनमें से कौन सा, अब आपके लिए ये डेफिनेशन तो आपने यहाँ पे जान लिया, लेकिन इनमें से फाइंड आउट करना कि हाँ कौन सा यहाँ पे है या कौन सा नहीं है, ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है। अर्थवर्म वैसे क्या है? एनिलिडा। तो पूछा आपसे क्या था? डिटरोस्टोम नहीं है, तो एनेलिडा आपका डिटरोस्टोम में नहीं आता, तो सवाल आपका वहीं से बन गया। अर्थवर्म आपको जाना पहचाना सा लग रहा था, तो ये आपने यहाँ पे देख लिया कि अर्थवर्म एक एनेलिडा है, और एनेलिडा किस में आता है? प्रोटोस्टोम में आता है, तो ये डिटरोस्टोम नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड क्या होगा? सही हो जाएगा। सी ओरिचिन क्या है? इकाइनोडर्मेटा। सैंड डॉलर क्या है? इकाइनोडर्मेटा। वेरी गुड। और ये एम्फीबिया। ये कॉर्डेटा में एम्फीबिया ग्रुप में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्डेटा भी दे रखा है और इसके बाद काइनोडर्मेटा दे रखा है। तो यहाँ पे दिए गए 4 ऑप्शंस में से 3 में से 2 आपके क्या थे? काइनोडर्मेटा है, और ये क्या है आपका? कॉर्डेटा का एम्फीबिया है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा? सही हो जाएगा। और इस वाले सवाल के बेसिस पे ऑप्शंस आपके बदलते रहते हैं, तो इनको आप ध्यान दीजिएगा कि डिटरोस्टोम में आपको कौन कौन आता है? इनकाइनोडर्मेटा आता है और कॉर्डेटा आते हैं। तो कॉर्डेटा में आपके जो भी, चाहे वो एम्फीबिया हो, चाहे वो फिशेस हो, रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स हो, कुछ भी आपको देख के एग्जाम्पल दे सकता है। और इकाइनोडर्मेटा के तो गिने चुने आप मतलब एग्जाम्पल हैं 4-5, आप एग्जाम्पल अच्छे से याद रख लीजिए। बाकी अगर ये याद हैं तो फिर आप आसानी से बता ही सकते हैं कि आप प्रोटोस्टोम होगा कि नहीं होगा। कौन कौन से फाइलम आते हैं, कभी कभी आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो आप इनको याद रखिए, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा और प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो वैसे भी लाइक अगर प्लेटीहेल्मिन्थेस से पूछूं तो इनका कुछ फीचर बताएंगे, क्या फीचर होता है इनका? फ्लेम सेल ए सीलो में फ्लेम सेल के बारे में ए सीलो में ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड नॉन सेगमेंटेड बोथ। हाँ, मतलब इनकी बॉडी जो मतलब कह सकते हैं कि ऐसा फ्लैट टाइप की होती है। फ्लेम सेल इनका बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है। किस काम में आता है ये फ्लेम सेल? एक्सक्रीशन। जी हाँ, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ये माना जाता है इनके लिए। ठीक है, फोटोनेफ्रिक। हाँ। तो इनके जो थोड़े ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा याद रखेंगे तो मतलब आसानी से सवाल आप कर पाएंगे। वैसे तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है इनमें। अगला सवाल यहाँ पे दे रखा है, हार्मोन्स के डेफिशिएंसी से एडिशंस डिजीज आफ्टर द नेम ऑफ द थॉमस एडिसन इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन, सिंपल सा सवाल था। एड्रिनल ग्लैंड में अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इनको आप एडिशन डिजीज के नाम से जानते हैं। ये टेबल आपको डिफरेंट टाइप्स के जो ग्लैंड हैं उन ग्लैंड्स में होने वाले जो डेफिशिएंसी है उनसे होने वाले डिजीज के बारे में दे रखा है। लाइक एज पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे दे रखा है, डायबिटीज इंसिपिडस, अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाता है एडीएच का, एडीएच हार्मोन्स वाटर के रीअब्जॉर्प्शन पे क्या करता है? हेल्प करता है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। एडीएच का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो यूरिन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी। घटेगा या बढ़ेगा? मतलब अगर यूरिनेशन की मतलब अमाउंट की अगर बात किया जाए तो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पर्सन की बॉडी में एडीएच हार्मोन्स अगर कम हो रहा है तो यूरिन क्या होगा? ज़्यादा बनेगा, है ना। एडीएच हार्मोन्स अगर क्या होगा? कम होगा, तो उसकी बॉडी में यूरिन क्या होगा? फ्रिक्वेंटली होगा, मतलब मल्टीपल यूरिनेशंस का प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब पानी वो जो पिएगा, मतलब वो पर्सन जो इंटेक करेगा वाटर को, वो उसके नेफ्रॉन के जो टिब्यूल्स होते हैं ढेर सारे, जहाँ पे आप पढ़ते हैं दैट इज प्रॉक्सिमल कम्युनिकेट टिब्यूल्स के बारे में, डिस्टल कम्युनिकेट टिब्यूल्स के बारे में, तो वहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी क्या करेगा? उसका यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे पर्सन जिनमें ईडीएच हार्मोन्स की कमी हो जाती है उनको मल्टीपल यूरिनेशन या
बार-बार उनको क्या कर होता है, मतलब यूरिनेशन की अर्ग होती है, तो बॉडी उनकी डिहाइड्रेट हमेशा रहती है, मतलब वो पानी तो पीते रहेंगे, लेकिन उनको हमेशा ऐसा लगा रहेगा कि हाँ, उनको प्यास लग रखी है, उनका गला सूख रखा है, मतलब उनको पानी पीने की इच्छा हो रही होती है। तो ये एडीएच हार्मोन्स की कमी हो जाने की वजह से बार-बार जो यूरिनेशन होता है, इसको आप डायबिटीज़ इंसिपिडस के नाम से जानते हैं। तो सवाल पूछा जाता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस किसकी वजह से, मतलब किसकी वजह से होता है? तो आप बताते हैं दैट इज़ एडीएच हार्मोन्स की वजह से, और एडीएच हार्मोन्स का क्या होगा? कमी हो जाएगी। अगर एडीएच हार्मोन्स का डेफिशिएंसी हो जाता है, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में नहीं होता है, जिसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है। बार-बार जितना भी पानी इनटेक करता है वो पर्सन, वो सब का सब मैक्सिमम पानी क्या होता है, वो बॉडी में रीस्टोर ना होकर के यूरिन के फॉर्म में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस एक हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच का क्या है, बीमारी है। मतलब कि अगर किसी पर्सन की बॉडी में एडीएच हार्मोन्स कम से कम बने या कम बनना शुरू हो जाए, तो ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगा, पेशाब करने जाएगा, और उसके इस प्रॉब्लम को आप डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक डिजीज दे रखा है SIADS, नाम सुना है किसी ने? यस सर। नहीं सर। बताइए क्या बोलते हैं इसको? सर सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नहीं, सी नहीं है, SI है। एक नहीं। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। बताइए। किसी के बारे में, किसी को आइडिया है इसके बारे में? नो सर, इसके बारे में नहीं मुझे आइडिया है। इसको बोलते हैं सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच हार्मोन्स। मतलब एडीएच हार्मोन्स का जो अमाउंट है ना, वो बहुत ही इनअप्रोप्रिएट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। जो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। ऐसे कंडीशंस को आप बोलते हैं SIADH, मीन्स सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच हार्मोन्स, मीन्स एंटी डायरेटिक हार्मोन। ऐसे कंडीशंस को बोलते हैं हाइपर सिक्रेशन ऑफ एडीएच। तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ अगर आप एडीएच हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि पर्सन्स की बॉडी में मैक्सिमम टाइम पे वाटर क्या रहेगा, रिटेन रहेगा, मतलब वो पानी ना भी पिएगा तो भी चलेगा, मतलब उसकी कंडीशंस ये ऐसी हो जाती है। तो जब कभी भी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, जिसको क्या मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू बोलते हैं, बायोलॉजिकल वैल्यू जिसे बोलते हैं, उस वैल्यू से ज़्यादा अगर किसी पर्सन की बॉडी में एडीएच हार्मोन्स का बनना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशंस को SIADS के नाम से जानते हैं, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट। ठीक है। और इसकी वजह से, मतलब ये हो किसकी वजह से रहा है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ एडीएच। तो ज़्यादा एडीएच के बनने से ये बीमारी हो जाती है। तो डायबिटीज इंसिपिडस और SIDH, ये दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड के हाइपर एंड हाइपोसिक्रेशंस की वजह से होने वाले क्या हैं, डिजीज हैं। दूसरा यहाँ पर आपको दे रखा है दैट इज सर इसमें हाँ। सर एडीएच में एक क्वेश्चन है कि सर एडीएच जो है मतलब हमारे नेफ्रॉन से कलेक्टिंग रूप से वाटर रिजर्प्शन कराता है। सर मेरा डाउट ये है कि डीसीटी पे भी काम करता है, मतलब दोनों से वाटर, मतलब सीडी और डीसीटी दोनों पे वर्क करता है या सिर्फ सीडी पे करता है? मतलब मैं आपके सवाल को ऐसे फिगर के रूप में बना के दे देता हूँ। हाँ, आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं। एडीएच हार्मोन होता है वो, ये तो हम जानते हैं कि जो सीडी पे है वहां पे वर्क करता है और वहां से वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। मेरा बस इतना सा पूछ रहे हैं कि डीसीटी से भी वाटर एब्जॉर्प्शन करवाता है? कहाँ से, मतलब ये डीसीटी ये, यस सर। यहाँ से, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते वाटर का, मतलब अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम 90% के आसपास का जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है ना, वो आपको यहीं पे हो जाता है। यहाँ पे पानी बचता ही नहीं यहाँ पे जाने के लिए। लगभग जितना भी पानी, मतलब ये जिसको आप GFR बोलते हैं, इस GFR से 90% का जो वाटर होता है वो आपका PCT में ही क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो आपका एडीएच हार्मोन का कमिंग साइट है, यहाँ पे काम करता है, वो यहीं पे काम करता है। यहाँ वाला जो पानी है वो न के बराबर, मीन्स 10% होता है। तो अगर उतना नहीं भी अब्जॉर्ब होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम जो आपकी बॉडी का रीस्टोरेशन है वो सिर्फ यहीं पे हो जाता है, PCT वाले पे, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स पे। तो उसका वर्किंग जो तो ये साइट है, और वर्किंग जो साइट है वो PCT है, ना कि DCT।
एडीएच का। हाँ जी, एडीएच का। एडीएच हार्मोन्स आपका यहाँ पे काम करता है जहाँ से मैक्सिमम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ओके सर, मुझे तो पता नहीं सीडी लग रहा था। ओके सर। लेकिन डीसीटी वैसे भी तो इम्पेरियल होता है वाटर के लिए, सॉल्ट्स के लिए होता है पानी। सॉरी, ये भी सर, डीसीटी हमारा सॉल्ट्स के लिए परमेबल होता है ना, वाटर के लिए तो इम्परमेबल होता है। नहीं नहीं, मतलब ये भी इनका तो लूप ऑफ मिलने नहीं, होता आई है नो ना। लोग पहले हल में तो आप तो कह रहे हैं कि डीसीटी पे क्या क्यों नहीं कर रहा है वो एडीएच। मेरा कहना ये है कि यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जो आया आपका ये मतलब मटेरियल जिसे डीसीटी आप बोलते हैं, यहाँ पे जो कंटेंट है वो 10% बचा रहता है सिर्फ नॉर्मल पानी का। मतलब जो भी आपका पूरा इससे जीएफआर से होकर के आया उसका 90% वाटर आपका यहीं पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और इसका जो मेन कटिंग मतलब जो मेन एक्शन साइट है वो आपका यहीं पे होता है। यहाँ पे पानी सिर्फ 10% बचता है। अगर यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन से नहीं भी हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, मतलब मेन साइड इसका मतलब एडीएच का जो फंक्शन है वो पीसीटी है, राइट? जी हाँ, मतलब जहाँ पे मैक्सिमम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है वहीं पे वो काम करता है। ओके सर। उसी तरीके वहीं पे काम करके डिहाइड्रेशंस को मेंटेन करने मतलब हाइड्रेशंस को मेंटेन करने का काम करता है। अगर वहाँ पे काम नहीं करेगा तो बेसिकली जो पानी होगा आपका सब आपका कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के यूरिन के फॉर्म में बन जाएगा। सर नॉर्मल प्रोसीजर वाइज जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पीसीटी में होता है, बट एडीएच के इन्फ्लुएंस में सर कलेक्टिंग डक्ट और लेट डीसीटी मतलब वहां पे होता है सर, एडीएच के इन्फ्लुएंस पे। पीटी है वहां पर होते हैं रिसेप्टर उसके जो है। देखिए, कलेक्टिंग डक्ट में सर हाँ 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 सर, बोलिए। मैंने मतलब सीडी पढ़ा था इसीलिए मतलब ये डाउट आ गया मुझे। लास्ट में जब यूरिन कंसंट्रेट होता है तो एडीएच के इन्फ्लुएंस में होता है कलेक्टिंग डक्ट पे सर, सीसीटी जो है सर वहां पे। तो वो एडीएच के इन्फ्लुएंस में दोनों होता है। दोनों दोनों का जो स्टेटमेंट है वो अलग अलग है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है वो 90% वाटर आपका रीअब्जॉर्ब्स यहाँ पे हो जाता है। आपका जो सवाल है मतलब आप जो कहना चाह रही हैं वो ये है कि जो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट होता है यहाँ पे यूरिन को कंसंट्रेट बनाना और ना बनाना ये एडीएस के इन्फ्लुएंस में अगर हो रहा है तो यहाँ पे काम करेगा। मतलब अगर एडीएस ठीक तरीके से काम किया फिर तो आपका जो यूरिन होगा मतलब उसमें पानी का मात्रा कम हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम वाटर क्या होगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, यूरिन आपका कंसंट्रेटेड बनेगा। और अगर वहाँ पे एडीएस मतलब एडीएस का जो काम है अगर वो नहीं हो पाया मीन्स वाटर रीअब्जॉर्ब अगर नहीं किया तो यूरिन क्या होगा आपका डाइल्यूटेड बनेगा। आपका स्टेटमेंट ये एक्शन साइट सर, एक्शन साइट ऑफ एडीएच की मैं बात कर रही थी सर, कि एडीएच का एक्शन साइट सर कलेक्टिंग डक्ट होता है मतलब। अच्छा ओके, यहाँ पे एक्शन साइट, हाँ सर, उसका एक्शन वहीं से होता है। जस्ट्रा ग्लोमेरुलर जो सेल्स होती है वहां से सर वो मैकुला डेंसा सेल ऐसे कुछ होता है सर, वहां नहीं से जो रिलीज होता है फिर। जेजीए जो होता है वो तो रेनिन और एंजियोटेंसिन के सिस्टम पे काम करता है। यूरिन के फॉर्मेशन के लिए दो हार्मोन सिस्टम काम करता है, एक आपका एडीएच है और दूसरा आपका ये रेनिन और एंजियोटेंसिन काम करता है। तो जेजीजीए वाला जो होता है वो रेनिन और एंजियोटेंसिन के थ्रू वाटर को ज़्यादा रिस्टोर करने का काम करता है। जब कभी भी जीएफआर की वैल्यू कम हो जाती है तब जाकर के ये सेल्स जो होते हैं एक्टिव होते हैं। तो ये जो रेनिन होता है वो एंजियोटेंसिन 1 को एक्टिव करता है और एंजियोटेंसिन 1 क्या होता है फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि फिर क्या करता है वो मतलब एक वैसो कंस्ट्रक्टर होता है जो कि प्रेशर को बढ़ा Yes, देता है और जीएफआर बढ़ जाती है, फिर से पानी क्या होता है रीस्टोर आपका हो जाता है। ये वाला सिस्टम तो दूसरा मैकेनिज्म मतलब यूरिन को पास करने के लिए मतलब यूरिन बनने के लिए और यूरिन का कंसंट्रेशन होने के लिए दो हार्मोन सिस्टम काम करते हैं। एक तो आपका जीजेए मीन्स एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स जो होता है जिसमें आप रेनिन और एंजियोटेंसिन सिस्टम काम करता है, और दूसरा आपका होता है एडीएच जो कि सीएनएस, इसका सिस्टम अलग होता है। एडीएच हार्मोन्स के लिए सिग्नल्स आपको आते कहाँ से, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। और वहाँ से सिग्नल मतलब जब कभी भी बॉडी में वाटर का डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाता है, मतलब ये लगता है कि हाँ पानी बहुत कम हो रहा है, यूरिन की फॉर्म में ज़्यादा जा रहा है, तब जाकर के ये हार्मोन्स काम करते हैं। अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि एडीएच हार्मोन डायरेक्टली यहाँ यूरिन कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है, यही कहना चाह रही हैं? सर नहीं, उसका जैसे मान मेजर लीजिए क्वेश्चन में आता है कि एडीएच वर्क ऑन द विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो फिर मतलब आंसर क्या पिक करेंगे? बस इतना सिंपल से पूछ। ओके, सर उसी का आंसर मैं बता रही थी सर, कलेक्टिंग ट्यूब्यूली होता है सर वो, आई थिंक कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल।
हाँ, अगर ये ऑप्शन अगर आएगा तो उसके लिए आंसर ये हो सकता है कि एब्जॉर्प्शन तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली यूरिन का फॉर्मेशन तो यहाँ पे हो रहा है, और यूरिन के फॉर्मेशन के लिए ही एडीएच हार्मोन्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये एक्टिंग साइट अगर आता है, मतलब रीअब्जॉर्प्शन की बात नहीं, एक्टिंग साइट अगर आता है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, फिर तो उसका यहीं पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे होगा तभी तो वो यूरिन को के कंसंट्रेशन को मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, यूरिन का तो कंसंट्रेशन मेंटेन यहाँ पे हो रहा है। तो अगर उसके ऐसा रिसेप्टर्स होते हैं ना सर, वहीं पे। अगर ऐसा सवाल आता है मतलब इस तरीके से कि हाँ एडीएच हार्मोन्स कहाँ पे काम करता है, कौन से पार्ट पे, उसके लिए फिर ऑप्शन ये सही रहेगा। डेफिनेटली यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, कंसंट्रेशन मेंटेन तो यहाँ पे हो रहा है, और एडीएच हार्मोन्स रेगुलेट करने का काम करता है यूरिन के अमाउंट को, तो अमाउंट का जो रेगुलेशन है वो तो यहीं से होगा। हाँ सही है, यहाँ पे होना चाहिए ये वाले पोर्शंस पे, यहाँ नहीं, यहाँ पे तो ऐसा पढ़ा है मैंने, उसके रिसेप्टर्स होते हैं कॉर्टिकल कलेक्टिंग। ये डीसीटी पे होता है सर, हाँ डीसीटी पे होता है। हाँ हाँ वही कह रहा है, ये लेट डीसीटी एंड कॉर्टिकल। हाँ, जस्ट एडीएच जो है वो डीसीटी पे होता है। पीसीटी में दोनों जाएगा सर आंसर। हाँ, पीसीटी में 90% रीअब्जॉर्प्शन होता है, दैट इज ऑल्सो ओके। डीसीटी पे एडीएस काम Yes, करेगा, sir. दिस इज ऑल्सो ओके। ठीक है, ये दोनों अलग अलग Yes. चीजें थी जिससे कि ये थोड़ा दिक्कत हुआ, मतलब ईडीएच का जो काम है वो डीसीटी मींस डिस्टल काउंटेड ट्यूब्यूल्स पे, जो कि यूरिन को कंसंट्रेट बनाने और डाइल्यूट करने में हेल्प करता है, और प्रॉक्सिमल काउंटेड ट्यूब्यूल्स मींस पीसीटी ये रीअब्जॉर्प्शन के लिए साइट माना जाता है, जहाँ पे 90% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन है। हाँ मतलब कि जो जीएफ होता है, ये जो जीएफ का 90% अमाउंट जो रीअब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, ये पीसीटी में होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही कर लीजिएगा, पीसीटी फॉर द मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शंस एंड डीसीटी फॉर द एक्शन ऑफ एडीएच हार्मोन, ये ठीक है। मतलब डीसीटी मतलब होगा, सीडी हाँ और हाँ बिल्कुल डीसीटी दोनों होगा। बिल्कुल बिल्कुल, डीसीटी आप लिख ओके लीजिए सर, बस डीसीटी थोड़ा कंफ्यूजन था, मतलब डीसीटी होता है या नहीं होता। नहीं, रीअब्जॉर्प्शंस के लिए पीसीटी, एडीएच हार्मोन्स के लिए डीसीटी, ये एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके सर। ठीक है सर मुझे एक डाउट है इसमें जी। सर, हेलो। हाँ बोलिए। सर ये हाँ सर, रिगार्डिंग ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, आप एक क्वेश्चन पूछे थे, वो पे था कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल मतलब पीसीटी में जो फिल्टर होता है उसका टोनिसिटी बाहर के मतलब ब्लड के कंपैरिजन में क्या होता है। तो उसमें सर मैंने जो सोचा था, मैं पहले बोल दूं कि मैंने सोचा था कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है वहाँ पे मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब होता है। अगर इसमें ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा डिसेंडिंग लूप में तो उसका पहली प्रॉक्सिमल है, तो उसमें तो आपका कंसंट्रेशन बाहर से कम होगा, मतलब वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इसलिए तो डिसेंडिंग में ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन आंसर था आइसोटोनिक, ये मुझे नहीं समझ में आया कि ये आइसोटोनिक क्यों है। आने दीजिए उस सवाल को, वो भी क्वेश्चन होगा इसमें, तो फिर उसमें बात करते हैं आराम से। अच्छा ठीक है सर, ठीक। और आइसोटोनिक का मतलब ये हो जाता है कि जो आपका, अगर आप वासरेक्टर में अगर देख रखे होंगे, अगर वहाँ का ऑस्मोलरिटी और आपके पीसीटी वाले का ऑस्मोलरिटी दोनों लगभग बराबर होती है, इसलिए उसको आप आइसोटोनिक बोलते हैं। बट अभी सवाल जब आएगा तो उस पर और अच्छे से बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़े। यस ये वाले सबको क्लियर हो गया। 90% रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी पे, सॉरी पीसीटी पे, और एडीएस के लिए डीसीटी, क्लियर है। यस सर। चलिए ओके। यस सर। ये टेबल में आपको अलग अलग जो मतलब ग्लैंड है, उनके ग्लैंड से हाइपर और हाइपो दोनों होने वाले जो डिजीजेस हैं, या आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, सिंड्रोम, ये आपको यहाँ पे दे रखा है कि आप इसको देख लीजिएगा। हो सकता है मे बी कि इससे कोई सवाल आपके एग्जाम में फंस जाए, तो आपके लिए थोड़ा फ्रूटफुल हो जाएगा। हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्योंकि सारी डिजीज़ को ऐसे पढ़ेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ऐसे सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप पढ़ेंगे तो समझ में आपको आ ही जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल दे रखा है, प्लेसेंटा हैज आउटर लेयर विच इज सेलेक्टिवली परमिएबल एंड हार्मोन सिक्रेटिंग, इट इज नोन एज। कितने लोगों ने ट्रोफोप्लास्ट लगाया? सर मैंने लगाया सर। देखिए मेजोडर्म तो होगा नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही है। मेगा लेसिथल, ये तो एक के यॉक के बारे में बता रहा है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। ये ए और बी में सिर्फ मतलब दोनों में कंफ्यूजन था, क्योंकि ट्रोफोप्लास्ट ही आउटर लेयर होती है किसी भी मतलब प्लेसेंटा के लिए, राइट। और ये पूछ वही रहा है
कि कौन सा वो आउटर लेयर है जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल है और हार्मोन को सिग्रेट करती है। अगर जिस किसी ने ये वाले वर्ड पे ध्यान दिया होगा फिर तो वो सवाल सही करके आएगा, और अगर नहीं फिर तो गलती करके आएगा। ट्रोफोब्लास्ट इज ऑल्सो आउटर लेयर, लेकिन वो सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं होती है। परमिएबिलिटी की अगर बात किया जाए तो ये कोरियन होता है, इसलिए इस वाले सवाल का आंसर जो है वो कोरियन ठीक है, और इसी से फिर क्या बनते हैं, हार्मोन्स भी बनते हैं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपको कोरियन को लेकर। सर हाँ सर मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहता हूँ। जी जी बताइए। सर आपका सिलेबस में प्लासेंटा नहीं देखा, तो सिलेबस में प्लासेंटा तो नहीं देखा है, तो इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है? देखिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी का ये छोटा सा पार्ट है, तो मे भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। वैसे बहुत सारी चीज़ें देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने अभी बोल दिया, तो आपके सिलेबस में कहीं पे भी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी या फिर साइज क्रोमेटोग्राफी कहीं दिया नहीं है, लेकिन सवाल उससे आते हैं क्योंकि वो प्रोटीन के आइसोलेशन में है। तो कई बार होता है जैसे पर्टिकुलरली टॉपिक लिख के नहीं देता है, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है कि हाँ चलिए वो टॉपिक दे रखा है तो उसमें से मे भी आ सकता है। तो अगर ज़रूरी नहीं है, अगर आप मतलब नहीं दे रखा है तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि हाँ नहीं देगा, लेकिन अगर आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो कि इस अगर जानते रहेंगे तो फिर ठीक ही है। ऐसे बहुत वैसा नहीं है कि हाँ आना आए। सर एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है तो आ ही सकता है। हाँ मतलब कुछ सर एक चीज अगर में अगर अगर वो सवाल दे देगा तो आप उसको ऐसे डिनाई नहीं कर सकते हैं, या फिर आप उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे कि हाँ आपने क्यों सवाल दे दिया, क्योंकि वो जूलॉजी का पोर्शन है और आपको पूरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ने के लिए सिलेबस में दिया हुआ है। वो अलग बात है कि उसने मेंशन नहीं किया हुआ है। हाँ बताइए। सर मैं वो अभी एग्जाम जो दी सर उसमें ये पूछा था प्लेसेंटा इज डिराइव फ्रॉम, ऐसे करके था क्वेश्चन पेपर तो मिला नहीं, लेकिन सर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन याद है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो सर एक ये क्वेश्चन था प्लेसेंटा का, तो उसमें दिया था एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट भी था सर। तो प्लेसेंटा इज डिराइव फ्रॉम विच लेयर, ऐसा करके था। तो जर्म लेयर से तो पूछा। सर जर्म लेयर सर ऐसे ऑप्शन था, अच्छा एक्टोडर्म, अभी एंडोडर्म, अभी आगे मेसोडर्म और अभी आगे हम ट्रोफोब्लास्ट। लोग एक दो सवाल ऐसा है जो कि डिस्कस करने वाले हैं सारे डेरिवेटिव्स वाले पे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका आंसर आसानी से, घबराइए नहीं। जी पहले ये देख लेते हैं इसके बारे में कि क्या क्या यहाँ पे फंक्शंस है कोरियन का और किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से हार्मोन्स बनाता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है, कोरियन इज द आउटर मोस्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन दैट प्ले अ डुअल रोल एज बोथ प्रोटेक्टिव बैरियर एंड अ फंक्शनल इंटरफेरेंस बिटवीन द मदर एंड फिटस। ठीक है, तो ये सेलेक्टिव जो परमिएबल है उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि ये कोरियन एक आउटर मोस्ट लेयर होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का या एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का, और ये दो तरीके के काम करता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है और बेसिकली फिटस और मदर के बीच में कम्युनिकेशंस के लिए इंटरफेस का भी क्या करता है, काम करता है। ये एक फिल्टर है, सोफिस्टिकेटेड फिल्टर होता है, जैसा काम करता है, अलाउ करता है, सेलेक्टिवली एक्सचेंज करता है मटेरियल्स को, लाइक एज न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, वेस्ट प्रोडक्ट को, मतलब जो भी उस ग्रोइंग बेबी की बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको उसी इसी के थ्रू होकर के मदर की बॉडी से निकालना और न्यूट्रिएंट का मदर की बॉडी से सप्लाई करना उस ग्रोइंग बेबी को। तो ये एक तरीके से टनल का काम करता है जहाँ पे एक्सचेंज होता रहता है सारी चीज़ें, और इनके द्वारा कुछ यहाँ पे हार्मोन्स बनते हैं, लाइक एज जिसको आप SCG के नाम से जानते हैं, जो कि अ, आजकल मेडिकली बहुत चेकअप किए जाते हैं इन सब चीज़ों को कंफर्मेशन कराने के लिए कि हाँ कोई वुमेन प्रेग्नेंट है कि नहीं है। और दूसरा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये भी आपके बनने वाले हार्मोन्स हैं। तो याद रखिएगा कि ये वाले जो लेयर हैं इनसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। पहला तो मदर और फिटस के बीच में एक तरीके से कम्युनिकेशन सेल इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और इसके थ्रू सेलेक्टिवली मटेरियल्स का क्या होता है, पास आउट होता है मदर की बॉडी से बेबी की बॉडी में, और बेबी की बॉडी में बनने वाले जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनका फिर उसके थ्रू होकर के मदर की बॉडी से बाहर निकलना होता है। और इस कोरियन से कुछ हार्मोन्स बन रहे हैं जिसका नाम SCG, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। ये कुछ पॉइंट हैं इनके बारे में जो कि आपको याद रखना चाहिए। वैसे आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे हम लोगों ने सवाल का डिमांड था, तो वहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कितने और टाइप्स के होते हैं, किसका क्या क्या फंक्शन होता है। यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं, मैच कराने के लिए देता है कि हाँ कौन सा फंक्शंस किस टाइप के उसका होता है। द पीरियड बिटवीन टू न्यूक्लियर डिवीजन ड्यूरिंग माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, दो माइटोसिस डिवीजन के बारे में बात यहाँ पे कर रहा है। तो बेसिकली अगर बात किया जाए सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल में ये जो फेजेस हैं जिसके बारे में आप लोग पढ़ करके आ चुके हैं, लाइक G1 फेज है, फिर इसके बाद यहाँ पे S फेज है, फिर इसके बाद यहाँ पे G2 फेज है और फिर ये M फेज है।
तो यही है एम फेज। तो पूछ रहा है एक एम फेज मतलब 2 माइटोटिक फेज, द पीरियड बिटवीन द 2 न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियस का डिवीजन कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे एम फेज में पहले आपका पूरा क्या होगा? न्यूक्लियो कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, मान लीजिए ये वाला जो पोर्शन है पूरा आपको क्या है? कैरियोकाइनेसिस का है, ये क्या आपका साइटोकाइनेसिस का है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि दो कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन के बीच का जो फेज है, जो पीरियड है माइटोसिस में, वो किसके द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है? ठीक है, तो मान लीजिए एक कोई सेल जो कि यहाँ से चला, यहाँ से होते हुए यहाँ पर आया और ये डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर से दूसरा साइकिल चलेगा, मतलब ये दोनों जो पीरियड है इसके बीच में आपको दिखाई क्या दे रहा है? यही वाला पीरियड दिखाई दे रहा है, मतलब इंटरफेस दिखाई दे रहा है। मतलब दो माइटोटिक डिवीजन के बीच में, मतलब एक बारी जो डिवीजन हो रहा है उसके बीच में पूरा का पूरा गैप किसका है? इंटरफेस का है। और इंटरफेज में सबसे ज्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक चीज है वो क्या है? G1S और G2 फेज में बताइए। एप्लीकेशन। हाँ डेफिनेटली सिंथेटिक फेज मीन्स एस फेज। ये G1 और G2 वैसे तो पूरा इंटरफेज ही प्रिपरेटरी फेज होता है, लेकिन अगर उनमें भी बाइफर्केट अगर आप करेंगे तो G1 और G2 ये दोनों प्रिपरेटरी फेज होते हैं। G1 प्रिपेयर करता है S के लिए, G2 प्रिपेयर करता है M के लिए। तो इन मतलब ये M डिवीजन मीन्स माइटोटिक डिवीजन के पहले का जो पूरा फेज है वो क्या है? इंटरफेज है। और इस इंटरफेज में सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक चीज़ कहाँ पे हो रही है? एस फेज में हो रहा है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। ये उसी की बात कर रहा था, इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन द साइटोप्लाज्म। तो सवाल में पूछा गया द पीरियड बिटवीन 2 न्यूक्लियर डिवीजन ड्यूरिंग माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। दो न्यूक्लियर डिवीजन के बीच का जो पीरियड है वो किसके द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है? तो सिंपली न्यूक्लियर डिवीजन होने से पहले न्यूक्लियर का कंटेंट डिवाइड होना चाहिए ना। तो न्यूक्लियर का कंटेंट क्या है? डीएनए है। तो डीएनए कहाँ पे डिवाइड होता है? यहाँ पे एस फेज में डिवाइड होता है। तो न्यूक्लियस को डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए? न्यूक्लियस का कंटेंट का डबल होना चाहिए। वही उसका सबसे क्या है? कैरेक्टरिस्टिक चीजें हैं। बाकी चीजें थोड़ी बहुत आगे पीछे होंगी, थोड़ी कम होंगी तो भी चलेगा, लेकिन न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए न्यूक्लियस का जो कंटेंट है वो डबल होना ज़रूरी है। और वो क्या है? डीएनए है। तो डीएनए के रेप्लिकेशंस का होना मस्ट है न्यूक्लियर डिवीजन होने के लिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी क्या होगा? सही हो जाएगा। कितने लोगों ने आंसर इसका सही लगाया? सर मेरा सही है। सब लोगों ने? मतलब वैसे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नहीं सर, मैंने ए मेरा लगाया गलत था था सर। सर, क्योंकि इसमें सारी चीजें इंक्लूड होती है ना, तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता नहीं, यहाँ पे ये इसलिए देखिए, ओहो, बात यहाँ पे पूछ रहा है कि इज कैरेक्टराइज्ड बाई, मतलब सवाल पूछा है न्यूक्लियर डिवीजन को लेकर के और क्या वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। तो न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे न्यूक्लियस का जो कंटेंट है वो डबल होना। सारी चीज़ें होती हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन ही होता है, ग्रोथ भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन ज़रूरी क्या है? किस चीज़ का ज़रूरत है? मतलब अगर न्यूक्लियस को डिवाइड करना है तो उस न्यूक्लियस का जो कंटेंट है वो डबल होना ज़रूरी है ना। अगर वो डबल नहीं होगा तो फिर बाकी चीज़ें रह के भी क्या कर लेंगे? तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? जैसे पूछा जाता है ना कि सपोज कीजिए, जैसे पूछा जाए कि इकायोड्रमिटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो आप क्या बताएंगे? बताएंगे ना कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकायोड्रमिटा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही उसमें पाया जाता है, बाकी चीजें भी होती हैं, लेकिन वो उसका सबसे क्या है? मेन फीचर है। सिलेंट डेटा का पूछा जाएगा तो आप क्या बताते हैं? नाइडोब्लास्ट बताते हैं कि हाँ भैया उसमें नाइडोब्लास्ट होते हैं जो कि उसको एंकरिंग करने के लिए करने के लिए काम आता है। तो ऐसे ही यहाँ पे डिमांड थी कि न्यूक्लियर डिवीजन होने के लिए, दो न्यूक्लियर डिवीजन होने से पहले के बीच का जो टाइमिंग है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? तो इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि जिससे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस का डिवीजन तभी हो पाएगा जब न्यूक्लियस के जो कंटेंट है दैट इज डीएनए वो डबल हुए रहेंगे। अगर वो डबल नहीं है तो फिर न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा? सही होगा। ये ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों है? यहाँ पे दे रखा है इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म की बात तो कैरियोकाइनेसिस के बाद की बात आती है। यहाँ पे पूछ रहा है उसके बीच के दो न्यूक्लियस डिवीजन के बीच का समय जो पूछ रहा है। तो न्यूक्लियस का डिवीजन फोकस पे था यहाँ पे, और न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए डीएनए का होना जरूरी है, रेप्लिकेशंस का होना जरूरी है। तो ये सवाल की गलती से आपको समझना क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चंस के लिए जो ऑप्शन दिए जाते हैं लगभग सभी अप्रोप्रिएट लगते हैं, लेकिन उन सभी पॉसिबल अप्रोप्रिएशन में से आपको फाइंड आउट करना होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट कौन है।
तो जब कभी ऐसे किसी चीज़ को फ़ोकस्ड किया जाए, यहाँ पे नॉर्मल टर्म नहीं दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है न्यूक्लियर डिवीज़न। तो आपको ये दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हाँ, न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है और एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस को बनाने के लिए ज़रूरी क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस का कंटेंट का डबल होना, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। प्रेजेंस ऑफ मोर माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नॉट अ कंसिडरेबल फीचर। सस्पेंशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि सीज तो होता नहीं है। तो ऑप्शन सिर्फ आपके बचा ए और बी था। यहाँ पे आपको दे रखा है इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो होंगे ही होंगे, उसमें कोई दो राय तो है नहीं, अच्छे तरीके से होंगे तभी सेल पेट का फॉर्मेशन होगा, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसके लिए नहीं है, कैरेक्टराइज्ड बाई नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है। फीचर क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि होना क्या है, न्यूक्लियस का डिवीजन। आई थिंक कई लोगों ने गलती की। प्रीति आपने गलती किया है? यस सर। चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ये भी देख लिया करिए कि क्वेश्चंस की डिमांड किस चीज़ को लेकर के है। कई बार ऐसा हो जाता है कि ऑप्शंस पढ़ने के बाद ये लगता है कि ये वाला भी ऑप्शंस तो सही ही है, तो ये गलत क्यों हो गया? तो उसके लिए पीछे रीज़न यही होता है कि क्वेश्चंस पूछ क्या रहा होता है और आप बता किसके बारे में रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोसोमी? फॉर्मूला सबको अच्छी तरीके से याद है मोनोसोमी का? यस सर। चलिए, तो न्यूमेरिकल एब्रिएशन आपको पढ़ा दिया है क्रोमोसोम के बारे में, जहाँ पे मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, नलीसोमी और डबल मोनोसोमी, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी गई। तो मोनोसोमी का मतलब सिंपली क्या हो गया, दैट इज 2n-1। मतलब जो भी नॉर्मल क्रोमोसोम्स होगा उससे एक संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये तो नॉर्मल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, मतलब ये ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। 69 का कोई मतलब बनता नहीं है कि ये बहुत रैंडम में दे रखा था। तो यहाँ पे बचा क्या है, 45x। 45x का मतलब हो गया, नॉर्मली क्रोमोसोम में संख्या कितनी होती है, दैट इज 26, मतलब 46, 23 होता है यहाँ पे। तो अगर एक माइनस कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, 45। और उसका रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, दैट इज x। मतलब यहाँ पे या तो आपको x देता तो 46 हो जाता, XY देता तो भी 46 हो जाता। तो यहाँ पे सिर्फ एक x है। ऐसे सिंड्रोम को क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, वेरी गुड। ये मेल में पाया जाता है कि फीमेल में? फीमेल में। फीमेल। फीमेल में। और ऐसे ही एक डिजीज मेल में भी होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इसमें कोई एग्जांपल है उसका? यस सर। 46 नो 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 नहीं सर, सर नहीं, 47 नहीं। होता है XYY, एक्स डबल वाई एक्स होता है। डबल XY, सॉरी। कभी भी ऐसे सिर्फ ये देख करके मत लगा दीजिएगा कि ये वाला, इसलिए मैंने यहाँ पे पूछा है कि वहाँ पे आप मेल के बारे में बात करते हो तो यहाँ पे एक्स वाई का होना जरूरी होता है। यहाँ पे एक या तो एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम पे, सर डबल एक्स ही होता है, हाँ। क्लाइनफेल्टर में डबल XY होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2n प्लस क्या होगा, 1 हो जाएगा। जबकि फीमेल में पाया जाने वाला टर्नर सिंड्रोम वो क्या है, 2n-1 है, मीन्स एक मोनोसोमी का एग्जाम्पल है ना। तो इस तरीके से इनको याद रखिएगा। ये आपको नॉर्मल दिखाता है, ये अब्रप्ट ही था, तो आपको ऑप्शंस में आसानी से समझ में आया था कि 45 है। तो होपफुली कि ये वाला सवाल सब लोगों ने सही ही किया होगा। किसी गलती हुआ है क्या? नहीं, किसी गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हुआ होगा तो बाई मिस्टेक ही हो सकता है बस। हाँ, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। इन चिक एम्ब्रियो 4 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर। तो ऑप्शंस तो आप लोगों ने देख लिया कि हाँ 24 आवर्स पे है, लेकिन इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके एग्जाम के लिए कई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये टेबल में आप देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेजेस दे रखा है, नंबर ऑफ सोमाइट्स पर पेयर दे रखा है और इंक्यूबेशन टाइम इन आवर्स दे रखा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से लेकर के आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मतलब जो सोमाइट पेयर है वो कहाँ पे कब फर्स्ट वाला कब भी बना है, दैट इज 23 से लेकर 26 घंटे के आसपास में, ठीक है। तो ये भी सवाल 20 आवर्स होता है सर, वो एग्जैक्ट वैल्यू है। मतलब ये आपको यहाँ पे जो दे रखा है ये इतने से इतने के बीच में होता है, मतलब 23 से 26 के बीच में होता है। ये जो ऑप्शंस आपको दे रखा है 24 के बीच में, ये अलग है। मतलब रेंज की वैल्यू होती है, जब भी आपको मिलेगा तो इसके बीच का ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो एग्जैक्टली एक कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता कि हाँ उसी पे हो जाता है, मतलब टाइम लगता है। वो डिपेंड करता है कि लाइक जैसे ये सारा कंडीशन स्टैंडर्डाइज किया गया 37.8 डिग्री सेल्सियस पे लेकर के किया गया है, तब के एक्सपेरिमेंट का है। तो 24 जो है वो तो ऑप्शंस के लिए दिया जाता है, लेकिन रेंज की वैल्यू 23 से 26 के आसपास के घंटे का है। तो इतने घंटे के बीच में पहला वाला जो क्या होगा, सोमाइट सेल से बनेगा। पूछा जाता है सवाल, जैसे यहाँ पे पूछा गया था कि हाँ 4 पेयर्स कब बनेंगे, लाइक
ये है ना 4 पेयर, तो 4 पेयर बनने का यहाँ पे टाइमिंग दे रखा है 24, 26 से 29 का, चूंकि ऑप्शंस में यहाँ पे आपको दे नहीं रखा है, आपने 24 घंटे लगा दिया, ऑप्शन सही भी हो गया। तो ये जो टेबल है इसमें आपको हो सकता है कि जो ऐसे ऑप्शन देते हैं उसमें एग्जैक्ट वैल्यू दिया जाता है, यहाँ पे एक रेंज में वैल्यू दे रखा है, तो इनको थोड़ा सा याद रखना है। एक सवाल जो और ज़्यादा सबसे पूछा जाता है वो है प्रिमिटिव स्टिक का, कि कौन से मतलब कितने घंटे पे प्रिमिटिव स्टिक का फॉर्मेशन हो जाता है स्टिक का, ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको कि 18 से 19 घंटे के आसपास का, 18 घंटा आपको ऑप्शन से देखने को मिलता है हमेशा, 18 घंटे में बन जाता है। तो पहला वाला सोमाइट पेयर कब बनेगा ये याद रखिएगा। दूसरा ऐसे यहाँ पे आपको दे रखा है 4 का, 7 का, 10 का, इस तरीके से अलग अलग घंटे पे। तो कितने नंबर के सोमाइट पेयर कौन से घंटे में बन रहे हैं ये भी सवाल एक मतलब इस वाले पोर्शन से बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो एक तो सवाल आपका इससे बनता है जो कि मैंने आपको बता दिया, प्रिमिटिव स्टिक वाले को 18 घंटा याद रखिएगा। दूसरा 4 नंबर वाले सोमाइट के लिए आपने 24 घंटे यहाँ पे देख ही रखा है, 26 से 29 घंटे का दे रखा है। बाकी कभी कभी 13 वाले का पूछ लेता है कि 13 वाला सोमाइट तो 13 पेयर सोमाइट कब बनता है, तो उसके लिए भी याद रखिए 40 से लेकर 45 के आसपास का है। तो ये टेबल को अगर एक दो बार आप पढ़ लेंगे ठीक तरीके से तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि हाँ चिक एम्ब्रियो का कौन सा फिनोमेना किस टाइम पे हो रहा होता है। बाकी इसमें और कुछ दिमाग लगाने का नहीं है, अगर याद हो पाया तो फिर ठीक है, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, एक दो बार इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस इन एनिमल सेल? ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ऊपर पे पाए जाने वाली एक आपकी कार्बोहाइड्रेट से जुड़ी हुई यूनिट है, ठीक है। किसमें काम आता है ग्लाइकोकैलिक्स? प्रोटेक्शन के लिए होता है, जब बैक्टीरिया सेल अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, मिडिल लेमेला उनकी बॉडी का cover। मिडिल लेमेला एल्बो सेल से पाया जाता है? नहीं सर, प्लांट सेल में होता है। प्लाज्मोडेस्माटा? नो, प्लांट सेल का तो ये कल्चर दो है। ऑप्शंस तो आपके वैसे निकल गए, बचा फिर आपके पास ग्लाइकोकैलिक्स और डेस्मोसोम। ग्लाइकोकैलिक्स ये के बारे में बैक्टीरिया सेल का कवरिंग आपने होती है बता सर। दिया कि बैक्टीरियल सेल्स के सरफेस से पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव्स मॉलिक्यूल होते हैं जो कि उनको प्रोटेक्शन देने में क्या करते हैं, काम करते हैं। चलिए, तो डेस्मोसेम क्या है? ये आपका एनिमल सेल से पाया जाने वाला एक मतलब कह सकते हैं अडेरिंग मॉलिक्यूल है। कैसे काम करता है इसको यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। पहले ये फिगर देखिए, ये फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ पे कि दो एनिमल सेल से ये जो बाउंड्री आपको लाइट ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये आपका सेल है। ये दोनों सेल्स आपस में क्या अडेयर हुए हैं और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, तो इसी को आप बोलते हैं दैट इज डेस्मोसेल। तो ये दो एडजेसेंट सेल्स को ज्वाइंट करने में क्या करता है, हेल्प करने का काम करता है डेस्मोसेल। एक तरीके से क्या है ये ग्लू का काम करता है, मतलब जोड़ने का काम करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और भी जंक्शंस हैं जो कि सेल्स के बीच में काम करते हैं, उनके बारे में मैंने लिख दिया है। आप इनको थोड़ा मैं पढ़ के समझा दे रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आए तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। लाइक है यहाँ पे गैप जंक्शन दे रखा है, इसके बाद यहाँ पे अडहेयर जंक्शन दे रखा है, इसके बाद यहाँ पे डेस्मोसेम दे रखा है। ये डेस्मोसोम्स और अडहेयर जंक्शन दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों का ही काम होता है सेल्स को क्या करना, दैट इज जोड़ना, मीन्स एडहेयर करना, यही दोनों का काम होता है। बस फर्क इनमें इनके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं केमिकल के उनका होता है। लाइक एज अडहेयर में अगर आप देखेंगे तो एक्टिन फिलामेंट आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे कैटेनिन है, और जबकि डेस्मोसेम में आप देखेंगे तो इंटरमीडिएट फिलामेंट दिखाई दे रहा है, ये फ़र्क होता है। बाकी यहाँ पे आप देखिए स्टेटमेंट क्या है, डेस्मोसेम्स आर स्पेशलाइज्ड इंटरसेलुलर जंक्शन दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सेल टू सेल एडहेशंस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो डेस्मोसेम में क्या है, स्पेशलाइज्ड इंटरसेलुलर जंक्शंस होता है जो कि सेल से सेल को अडहेयर करता है, मीन्स जोड़ता है, और एक टेंसाइल स्ट्रेंथ देने का भी क्या करता है, काम करता है। दो सेल्स, एनिमल सेल्स आपस में बहुत मजबूती के साथ में जो बधी हुई हैं, जो जुड़ी हुई हैं, उनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, दैट इज द डेस्मोसोम है, ठीक है। तो इनका काम बेसिकली क्या हो गया, दो सामने वाली जो सेल्स होती हैं उनको ज्वाइन करके या जोड़ करके रखने का काम करती है। कोई एग्जांपल बताइए जहाँ पर ऐसे आपको देखने को मिल जाए कि ये डेस्मोसोम यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे लगा हो सकता है, कहीं पे कुछ बताइए जो कि दो सेल्स जुड़ रही हो आपस में, कहाँ देखने को मिल सकता है मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को? इम्यून सेल्स में, इम्यून सेल्स में, और कहीं जहाँ पे मसल्स की जो सेल्स हैं, मतलब मायो सेल्स जिसको आप बोलते हैं, वो सारे सेल्स आपस में अडहेयर रहती हैं, वहाँ देखने को नहीं मिलेगा? राइट जंक्शंस मसल्स में तो हाँ समझ सकते हैं।
या फिर कह सकते हैं कि जो मसल्स और बोन्स को जोड़ने का काम करती है टेंडन, वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो वो तो टाइट जंक्शन होते हैं, वो तो मान होता है गैप जंक्शन। टाइटली पैक्ड सेल्स जहाँ पे रहेगा वहाँ पे मिलेगा शायद। क्योंकि हाँ, टेंडन्स तो टाइट जंक्शंस होते हैं। क्योंकि मतलब जहाँ कहीं पे इसे स्ट्रांगली बढ़िया से अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, मतलब ये मैं पूछ इसलिए रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए कि हाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो सिंपली डेस्मोसेम का काम क्या हो गया, दो सेल्स को जोड़ने का काम करता है। गैप जंक्शंस क्या काम करेगा, गैप जंक्शंस का काम क्या होगा, दो सेल के जो साइटोप्लाज्म होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। और वो जोड़ करके करते क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे फिगर आपको बन रखा है, दोनों साइटोप्लाज्म के बीच में यहाँ पे कनेक्शन है, और इस कनेक्शन से यहाँ पे चैनल टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ पे मतलब मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। तो गैप जंक्शन जैसा कि नाम ही समझ में आ रहा है, गैप करेगा, मतलब दोनों सेल्स के बीच में जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को फ्यूज करके एक चैनल टाइप का बन जाता है, और वहाँ से मटेरियल का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे दे रखा है गैप जंक्शन के बारे में, स्पेशलाइज्ड इंटरसेलुलर कनेक्शंस दैट डायरेक्टली link the cytoplasm of adjacent cells, allowing the passage of ions, small molecules, second messengers, etc. तो जो भी छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, या फिर सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं, उनको पास आउट होने के लिए रूट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, दैट इज द गैप जंक्शंस। तीसरा आखिरी है, दैट इज अडेयर जंक्शन। ये भी वही काम करता है जो कि ऊपर डेस्मोसेम के बारे में आप पढ़ करके आए हैं। तो adhere junctions are protein complexes anchoring adjacent cells to maintain epithelial tissues integrity, adhesions and polarity। जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उनकी इंटीग्रिटी को, उनके एडिशंस को, उनके पोलरिटी को मेंटेन बनाए रखने में जो काम रोल प्ले करता है, वो आपका है दैट इज द अडेयर जंक्शंस। ठीक है, तो कुछ इनसे भी सवाल कभी कभी बन जाते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। फाइनली हमारा ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा, दैट इज द डेस्मोसोम्स के बारे में। यही सेम काम अगर प्लांट की बॉडी में पूछा था तो कौन करता फिर? तो प्लाज्मोडेस्माटा। 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 जस्ट ऊपर वाला ऑप्शन, ठीक है। तो अगर प्लांट की रेफरेंस से पूछा जाता तो ऑप्शन सही हो जाता है। मैंने वही गलती किया था, प्लाज्मोडेस्माटा ही करके दिया था। अच्छा लेकिन यहाँ पे दे रखा था एनिमल सेल्स, तो आपको इस चीज हाँ पर हाँ थोड़ा सा हाँ, ध्यान मैंने देना चाहिए। ख्याल नहीं, मतलब नोटिस नहीं किया था। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे दे रखा है स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स। आई थिंक ये वाला सवाल तो सब लोगों ने सही ही किया होगा। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हो जो कि मदर सेल्स हैं, उनका डिवीजन माइटोटिक होगा, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन होगी तो क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे। तो ऑप्शन इसके लिए क्या सही लगा, सेकेंडरी या प्राइमरी? सेकेंडरी। सेकेंडरी। फिर सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी का जो प्लॉइडी होगा वो क्या होगा, 2n होगा या n होगा? फिर एन होगा। फर्स्ट मेयोसिस के बाद बनेगा सर। अच्छा, मतलब अगर मैं यहाँ से ऐसे इन दोनों की बात अगर करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 2n होगा या n होगा, स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी तो स्पर्मेटो, 2n। तो 2n। 2n। और इन दोनों में? n। एन। चलिए ठीक है, तो मतलब ये वाला सवाल पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फिगर दिखाई दे रहा है ये? सर ज्यादा छोटा है, चलिए ओके। जूम कर, बहुत जूम करके दिखेगा। स्पर्मेटोगोनिया जो कि 2n सेल्स है, माइटोटिक सेल डिवीजन होने के बाद यहाँ पे ग्रोथ होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं जो कि ऑल्सो 2n कंटेन करते हैं। इसके बाद फर्स्ट टाइप का डिवीजन होगा यहाँ पे मेयोसिस, जिससे बनेगा आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, जस्ट हाफ। स्पर्मेटिड्स में भी क्या होंगे, हाफ। स्पर्मेटोजोआ में भी क्या होंगे, हाफ। तो सवाल पूछा गया था, इसके लिए ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, यहाँ से सवाल आपके आए तो आपने आसानी से इसको कर भी लिया। ATP is not required for the activity of a restriction endonuclease। वैसे टेक्निकली 4 क्लासेस के होते हैं, बट यहाँ पे 3 क्लासेस का ऑप्शन तक आपको दे रखा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 टाइप के बारे में। तो किसके लिए सही आंसर है ये? सर टाइप 2, टाइप 2। क्योंकि इनकी रेस्ट्रिक्शन और रिकॉग्निशन साइज सेम जगह होती है। हाँ, टाइप 2 के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज बताइए जो कि टाइप 1, टाइप 3 में ना होता हो। टाइप 2 अबंडेंट होता है, मतलब जितना एटीपी मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिलता है उसमें अच्छा, आपका तो टाइप सबसे ज्यादा यूज यही होता है सर। अच्छा मान लीजिए सपोज कि अगर क्वेश्चंस की डिमांड ये होती कि RDT टेक्नोलॉजी में जो RE सेकंड क्लास ऑफ एंजाइम यूज किया जाता है, उसको यूज करने के लिए सबसे प्रोमिनेंट फीचर क्या है, मींस ऑन मतलब किसके पैरामीटर या किस फीचर के बेसिस पे
amongst 4 different kinds of endonucleases, only second used in the RDA technology. तो इसके लिए आप क्या बताते हैं, क्या फीचर है इसके पास? मैक्सिमम साइट टारगेट स्पेसिफिसिटी, मैक्सिमम साइट डिटेक्टिंग साइट जिसका ज्यादा अवेलेबल स्पेसिफिक होगा, होता है ना, रेस्ट्रिक्शन साइट ज्यादा अवेलेबल होगा। इसके लिए साइट नहीं ज्यादा अवेलेबल इसलिए नहीं सर, स्पेसिफिसिटी होती है सर इसकी, क्योंकि इसका जो रिकॉग्निशन और रेस्ट्रिक्शन साइट है दोनों एक जगह है, और उसे मेथाइलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, और ना एटीपी की रिक्वायरमेंट है, तो इफिशिएंट है ये अगर आप इसको यूज करेंगे। ओके, मतलब अगर आपको वहाँ पे ऐसे ऑप्शंस में दे दिया जाए कि हाँ इनके ये प्रॉपर्टी के बेसिस पे, तो मतलब आप लोगों ने बताया कि जो इनका रिकॉग्निशन साइट है और जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो दोनों अप्रॉक्सीमेटली में, मतलब नियर बाई में होता है, नियर बाय होता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं कह सकते, हाँ नियर बाय होता है। इसलिए इनका यूज आरडीटी टेक्नोलॉजी में किया जाता है, जबकि बाकी में ऐसा नहीं होता है। सो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, मतलब जान वैसे तो पता है ही आप लोगों को, बट जानते रहिए कि जितने भी आर यूज किए जाते हैं आरडी टेक्नोलॉजी में, उनकी ज़रूरत ये होती है कि जहाँ कहीं पे भी उनका रिकॉग्निशन है उसके नियर बाई भी कट लगाएं, ताकि उनको आइडिया लग सके कि हाँ कितने बेस पेयर का फ्रेगमेंट आपका बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। तो बाकी जो क्लासेस होती हैं फर्स्ट या थर्ड या फोर्थ वाले में, उनका रिकॉग्निशन कहीं पे और होता है, उससे 100 200 1000 500 बेसिस या तो आगे या तो मतलब पीछे की तरफ क्या करते हैं वो कट लगाते हैं, जिससे कि वो एक प्रिसाइज लोकेशंस का पता नहीं चल पाता है, तो रैंडम हो जाती है। तो आरडीटी टेक्नोलॉजी में सिर्फ क्लास सेकंड ही यूज़ किया जाता है। उसके पीछे का सबसे प्रोमिनेंट जो फीचर है वो यही है कि इनका रिकॉग्निशन और रिस्ट्रिक्शन साइट दोनों क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पे जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं उसके विद इन में ही इनका क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं। सम केसेस में जस्ट उसके अवे होते हैं, थोड़ा सा ही बाहर होता है। तो ये फीचर इनका क्या है, सबसे ज़्यादा इनको परमानेंट फीचर बनाता है। ये टेबल आप लोगों को पहले भी क्लासेस के टाइम पे भी प्रोवाइड कर रखा हूँ। यहाँ पे टेबल में कंपैरेटिव एनालिसिस है, स्टडी है, आप देख सकते हैं सेकंड क्लास के बारे में। तो यहाँ पे कोई भी एटीपी या फिर जीटीपी जैसा एनर्जेटिक बॉन्ड मतलब एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मैग्नीशियम डाइवेलेंट के टाइम की ज़रूरत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट मीन्स टाइप सेकंड वाला जो है। और भी है यहाँ पे कुछ फीचर्स लाइक एज देख सकते हैं यहाँ पे जो टाइमर है, यहाँ पे मल्टीमर होते हैं, हेट्रोडाइमर, और टाइप सेकंड वाला जो हो हेमोडाइमर है, टाइप थर्ड वाले भी होमोडाइमर है। तो इनके कुछ ऐसे फीचर्स भी दे रखे हैं जो कि आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा कि इनको एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और वो जो फीचर जिसके बेसिस पे इनको यूज़ किया जाता है ये भी आप याद रखिए। शटल वेक्टर बहुत सिंपल सा सवाल था, होपफुली कि सब लोगों ने इसको सही ही किया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि ऐसे वेक्टर जो कि 2 डिफरेंट टाइप्स के होस्ट सेल्स में क्या कर सकें, रेप्लिकेट कर सकें और अपना काम कर पाएँ, उनको हम बोलते हैं शटल वेक्टर के नाम से। तो शटल वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जो कि प्रोकैरियोटिक सिस्टम में भी और यूकैरियोटिक सिस्टम में भी, दोनों ही डिफरेंट टाइप के सिस्टम में क्या कर सके, काम कर सके, तो उसको आप शटल वेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है शटल वेक्टर के बारे में। शटल वेक्टर इज स्पेशलाइज्ड प्लाज्मिड इंजीनियर टू रेप्लिकेट इन 2 डिफरेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म, दैट इज बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, इसको आप बाई फंक्शनल वेक्टर के नाम से भी जानते हैं, और इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होते हैं और सेक्टोरल मार्कर जो जीन होते हैं वो दोनों ही होस्ट सेल्स के हिसाब से रखे जाते हैं, मतलब डिज़ाइन किए जाते हैं। अगर उसको इकोलाई में और ईस्ट सेल्स में अगर ग्रो कराना है तो एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इकोलाई का होगा, एक क्या होगा, ईस्ट सेल्स का होगा। अगर उसे मेमिलियल सेल्स में कराना है तो एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसका होगा, मेमिलियल सेल्स का होगा, एक किसका होगा, ईस्ट सेल्स का होगा। तो YEP13 एक एग्जाम्पल है शटल वेक्टर का, जो कि बाई होस्ट सेल्स के नेचर में क्या करता है, काम करता है। 2 डिफरेंट जो होस्ट होते हैं उनमें रेप्लिकेट करने की टेंडेंसी रखता है। मोनोसोमिक कंडीशंस इन ह्यूमन बींग्स डिपिक्टेड एज X0 इज रिफर्ड टू एज, ये तो लगा ही लिया होगा आप लोगों ने, क्या लगाया? यस सर। तो टनल सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी टनल सिंड्रोम। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो होपफुली सब लोगों ने किया ही होगा। यहाँ पे दे रखा है सिंड्रोम के बारे में, लाइक एस 47 XYY अगर जो होगा तो आप क्या बोलेंगे, जैकब सिंड्रोम। 45X वाले को आप जानते हैं अच्छे तरीके से। 47X पे 21 पे ट्राइसोमी होगा, 47 अगर 21 पे ट्राइसोमी होगा मेल या फीमेल में, तो उसको आप क्या बोलते हैं? 21 वाले अगर हो जाएगा तो डाउन सिंड्रोम। नाम में लगता है डाउन मतलब कम होगा, लेकिन होता एक्चुअली में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का बढ़ा हुआ है।
और आपको इसके लिए एक फार्मूला भी बताया था, मेरे ख्याल से याद भी होना चाहिए। PED सर, हाँ हाँ, ये क्रोमोसोम नंबर 13, 13, 18, 21 ये 21, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। पटाऊ, एडवर्ड एंड ऐसे याद कर रखे मैंने। ये आप याद रखिएगा तो आपको कभी कंफ्यूजन ऐसे एक चीज और याद कर रखी है, अगर किसी और को भी याद कर रही है, वेब जो एनवायरमेंट वाले एक्स है ना, WEB, वाइल्ड एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी। जी बिल्कुल, ऐसे ट्रिक लगा के याद रखेंगे तो ये कंफ्यूजन जो होता है, मैंने आज ही याद किया था, बहुत मुश्किल से याद होती है वो, मतलब इतना होता सारा लॉस है, कहाँ होता ये है कि चीजें पता तो होती हैं लेकिन एग्जैक्टली मतलब मैच करने में फिर दिक्कत हो जाता है, तो उनसे बचने के लिए फिर आप ऐसे ट्रिक का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, एंजियोस्पर्मिया और स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस। बताइए। Spermiation. सर स्पेमियस। ऑप्शन नंबर ए। Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये सारे टर्म्स मेरे ख्याल से हम लोगों ने पढ़े मतलब डिस्कस किए हुए थे, सिर्फ ये वाला जो टर्म है ये डिस्कस हम लोगों ने नहीं किया हुआ था, तो इसको भी देख लेते हैं कि क्या है ये टर्म। तो आपको बताया गया स्पर्मिएशंस, मैच्योर स्पर्मेटिड्स आर रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स इन द टेस्टिस इज नोन एज द स्पर्मिएशन। एंजियोस्पर्मिया मींस एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स इन द एजाकुलेट, तो मतलब स्पर्म सेल्स का अगर एब्सेंस हो जाए तो उससे आप एंजियोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस, जैसा कि आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि स्पर्मेटिड्स का कुछ चेंजेस होता है मॉर्फोलॉजिकली एंड बायोकेमिकली, और वो एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको आप स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। वैसे कोई दो चेंजेस बताइए जो कि इस प्रोसेस में होते हैं, मींस एक स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटिड में क्या टेक्निकली डिफरेंस है, मतलब मॉर्फोलॉजी या फिर उनके सेलुलर लेवल पे। मतलब अगर कोई अगर स्पर्मेटिड्स स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में अगर जा रहा है तो उस प्रोसेस के पहले उस प्रोसेस के बाद होने वाले जो मतलब सेल्स बनेंगे उनमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलता है ना, क्या डिफरेंसेस, कोई दो डिफरेंस बताइए। सर टेल होता है तो ओके, फिर एक्रोजोम आ जाएगा, टेल आ जाएगा। हाँ, एक्रोजोम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर है। और सर नेबन के टाइप का कुछ है जो आपका क्वेश्चन में देखा था, जो नेबल का उसके टेल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के रेफरेंस बताइए, कुछ चेंजेस होगा। सब और बाकी जो सेल ऑर्गन्स होंगे उनका क्या होगा, सारे सेल ऑर्गन्स रहेंगे। सेंट्रियोल मतलब आ जाए उसमें। हाँ, मतलब रिमेनिंग जो सेल, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को, सेंट्रियोल को, न्यूक्लियस को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो रिमेनिंग आपके ऑर्गन्स होते हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ती है, तो उन सबको क्या किया जाता है, मतलब इस वाले प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रलाइज हो जाएगा, इसके बाद सेंट्रियोल आपको देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा, एक्रोसोम देखने को मिलेगा, बाकी जो सेलुलर पार्ट होते हैं उन सबको तरीके से डिमिनाइज किया जाता है ताकि उसका वेट कम हो सके और स्पर्म सेल्स मोटाइल हो सके, अच्छे तरीके से मूव ऑन कर सके। उसके शेप में भी चेंजेस आते हैं, मतलब जिस तरीके से ऐसे एक्टिवली दिखाई देता है वैसा शेप वैसे उसमें नहीं रहता, तो इन कुछ मॉर्फोलॉजिकली कुछ मतलब सेलुलर लेवल पे चेंजेस होते हैं स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में। तो ये नोट्स आपको दिया है और ये एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि कौन से फीचर्स या कौन सा स्टेटमेंट स्पर्मियोजेनेसिस को लेकर के सही है या सही नहीं है। तो वहाँ पे दिया जाता है कि सेल में चेंजेस होंगे, उनके बायोकेमिकल मतलब उनके सेलुलर कंपार्टमेंट में चेंजेस आएंगे या मॉर्फोलॉजी में चेंज आएगा, इस तरीके से स्टेटमेंट दिए जाते हैं। तो जो आपको पीडीएफ दिया था क्लास के टाइम पे उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इससे में भी सवाल अगर बनेंगे तो फिर आप अच्छे तरीके से कर पाएँ। साइनाइड पॉइजनिंग कॉजेज डेथ बिकॉज इट डिसरप्ट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये सिंपल सा सवाल था, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ये सवाल पूछा गया है। और साइनाइड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे काम करता है जिसको कि आप साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के नाम से जानते हैं। और करता क्या है वैसे बेसिकली? सर ये ऑक्सीजन ट्रांसफर O2 लास्ट में स्टॉप कर देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो देता है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पे नहीं जाने। तो इससे क्या होगा, मतलब कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगी या फिर एटीपी के प्रोसेस बनने का प्रोसेस ब्लॉक होगा? एटीपी सिंथेसिस ब्लॉक होगा सर इससे, और रेस्पिरेशन चलता रहेगा। एटीपी रेस्पिरेशन भी ब्लॉक होगा, रेस्पिरेशन भी ब्लॉक हो जाएगा। तो है ना, हीम प्रोटीन को ब्लॉक कर रहा है तो वो तो फिर तो रेस्पिरेशन ही ब्लॉक हो जाएगा।
जी हाँ, साइटोक्रोम मतलब ऑक्सीडेज को ब्लॉक करेंगे तो एटीपी सिंथेसिस ब्लॉक होगा, मतलब कि दोनों कुछ पार्ट को कुछ ब्लॉक कर रहा इनहिबिटर ऐसे भी होते हैं जो कि रेस्पिरेशंस को कंटिन्यू बनाए रखते हैं लेकिन एटीपी को डिसरप्ट कर देते हैं, है। जैसे हाँ कि उसका नाम होता है, वो भूल गई, हाँ नाम सर वो होता है उनको। अनकपलर होते अनकपलर। हैं। हाँ, हाँ अनकपलर्स होते हैं। जैसे लाइक एज साइनाइड आयनोफोर्स अनकपलर। आयनोफोर्स जो होते हैं अनकपलर्स होते हैं, वो प्रोटॉन के ग्रेडियंट को लीक कर देते हैं लेकिन रेस्पिरेशंस की प्रोसेस कंटिन्यू चलती कैरी रहती करते है। हैं। लेकिन यहाँ पे साइक्लिक है, बहुत स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर है, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को ही ब्लॉक कर देता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो ग्रेडियंट बनेगा ही नहीं और एटीपी भी नहीं, मतलब दोनों चीज़ें शट डाउन हो जाती है। ये फिगर आपको यहाँ पे दिखाता है कि कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 किस तरीके से अरेंज्ड है, और आपका जो साइनाइड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे, जिसको कि आप साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बोलते हैं, यहाँ पे फाइनल जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है मीन्स O2, जिससे कि इलेक्ट्रॉन रिसीव होकर के H2O का फॉर्मेशन होता है, यहीं पे ये ब्लॉकेज कर देता है। तो अल्टीमेटली हाँ सर, एक लेकिन एक अल्टरनेट पाथवे भी होता है जो प्लांट्स में होता है, पीस और उसमें स्पिनच में। क्या चीज़? तो सर साइनाइड ऑक्सीडेज जो साइनाइड रेसिस्टेंट पाथवे होता है एक और प्लांट्स में, हम लोग प्लांट जिसको की बात नहीं कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं। मतलब प्लांट, एक होता है, मतलब ऑलरेडी अल्टरनेट पाथवे हुआ था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे रेफरेंस हमारा एनिमल का है, एग्जाम जूलॉजी का आप दे लीजिए, फिर बॉटनी के लिए नहीं नहीं, मतलब मैं एक बात कर रही हूँ सर, मतलब दिमाग में आ गया तो मुझे याद आ गया, तो मैंने एकदम से थर्टी बोल फर्स्ट दिया। मई के लिए आप लोग जुड़ेंगे तो फिर उससे हम लोग बॉटनी की बात करेंगे तो फिर और ज़्यादा अच्छा। पता नहीं, अब ये हालत खराब है, आँख आधी स्वेल हो रही है, क्योंकि कभी भी हो चलिए जाता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द आज फॉलोइंग कंपाउंड इज शेयर्ड बाय टीसीए साइकिल एंड यूरिया साइकिल? वेरी गुड। हाँ सर, ये मेरे गलत हो गया। हेलो एसिटी। वैसे जल्दी से देख फ्यूमेरिक है लीजिए, इसका आपको आंसर। यहाँ पे देख के समझ में आ जाएगा, ये दोनों प्रोसेस चलने वाली हैं आपके, मतलब टीसी साइकिल के बारे में अच्छे से आप लोग पढ़ रखा है, यूरिया साइकिल के बारे में आपको जानकारी है ये कि यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये यूरिया का साइकिल है, आर्जिनिन यहाँ पे इम्यून का पार्टिसिपेशन होता है, पहला कंपाउंड आपका आर्निथिन बनेगा। मतलब सवाल यही पूछा जाता है कि यूरिया का फॉर्मेशन किसके किसके बीच में होता है, तो आर्जिनिन और निथिन के पहले आप देख लीजिए यहाँ पे यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये यूरिया साइकिल 2 कंपार्टमेंट में चलता है, मतलब साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। ये ऑर्निथिन यहाँ पे बनेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और इससे सिट्रुलिन का फॉर्मेशन होता है। इस सिट्रुलिन से फिर क्या बनेगा, दैट इज आर्जिनोसक्सिनेट बनता है। ये जो आर्जिनोसक्सिनेट होता है ये ट्रांसपोर्ट होकर के फिर आर्जिनिन बनाता है और इसी से फिर आपका क्या बन जाता है, दैट इज द फ्यूमरेट, ठीक है। तो ये जो फ्यूमरेट है एक तरीके से लिंक का काम करता है दोनों साइकिल को चलाने के लिए, मतलब इसी साइकिल से बनने वाले ये जो फ्यूमरेट होते हैं, ये फ्यूमरेट आपका कहाँ पर आ जाता है, टीसीए साइकिल में, जो कि मिलेट में मतलब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे काम आ जाएगा। तो टीसी साइकिल भी चलना शुरू हो जाता है, फिर ये भी चलता रहता है, तो दोनों चीज़ें एक तरीके से एक दूसरे से लिंक होकर चलती रहती है। तो सवाल ये पूछा गया था कि कौन सा वो केमिकल है जो कि टीसीए साइकिल और यूरिया साइकिल दोनों में क्या करता है, कॉमन होता है या लिंक्ड किया जाता है। तो ऑप्शन था आपके पास यहाँ पे, दैट इज द फ्यूमरेट, ठीक है। वैसे यूरिया साइकिल को और किस नाम से जानते हैं? सर कोरी साइकिल, क्रेब साइकिल। क्रेब हैंसलीट साइकिल। James Hensley। हाँ वेरी गुड, केएस साइकिल, याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हाँ ये तो गूगली दे देता है कि साइकिल देखा है तो हाँ, इसका वो का क्रैब और option वो है तो यही है स्क्रैब सी, लेकिन उनके साथ उनका स्टूडेंट है हैंसलीट, क्रैब हैंसलीट। केएच साइकिल के नाम से फेमस है यूरिया साइकिल। हाँ और यूरिया ये भी साइकिल। है कि यूरिया साइकिल कहाँ पे पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। कौन से टाइप के सेल से मिलेगा वैसे ये? लिवर। वेरी गुड, लिवर सेल्स में कोरी साइकिल होती है वैसे। ठीक है, हेपेटिक सेल। ओके। लेफ्ट साइड ऑफ अ हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग। ओके, सो बेसिकली तो वैसे तो आप लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ी क्या रखा कुछ ट्रिक है क्या? मैं हमेशा इसमें पढ़ के कंफ्यूज होती हूँ, उसकी कुछ ट्रिक है याद करने की? है। कौन सी साइड ऑक्सीजनेटेड एंड किस हाँ साइड बिल्कुल बिल्कुल, ट्रिक है, आप यहाँ पे इसको बहुत सिंपल भाषा में समझ लीजिए तो इसका आपको। लेफ्ट साइड, इसका लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटर होता है ना। सर ये देखिए, मान लाइफ। लीजिए ये आपके हार्ट के चारों चैम्बर हो गए। पहला चीज़ तो देखिए समझते रहिए, ये वाले जो ऊपर वाले जो चैम्बर हो गए उसको पेरिकार्डियम आप बोलते हैं। ऊपर के दोनों जो सेक्शंस होते हैं इनको ऑरिकल बोलते हैं, इनको आप वेंट्रिकल। ये वाला वैसे नॉर्मली आप देखिए यहाँ पे होता क्या है, कन्फ्यूजन क्यों होता आपको होती है। नॉर्मल कंडीशंस पे जब हम लोग ऐसे कॉपी पे लिखते हैं तो कोई इक्वेशंस अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू
RHS दिखाते हैं। मतलब ये वाले साइड को हम राइट हैंड साइड बोलते हैं और ये वाले साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं नॉर्मल कंडीशंस में। अगर हम किसी बुक्स की बात करते हैं, कोई कॉपी पे लिखते हैं, कुछ प्रूफ करते हैं तो। लेकिन हार्ट के केस में का जो फिगर आपको होता है वो जस्ट आपके बॉडी से रिजेंबल करता है, जो आपकी बॉडी में जिस तरीके से होता है वैसे ही होता है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये दिखाता है लेफ्ट को, तो इसको आप बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, इसको आप बोलते हैं दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको आप बोलते हैं राइट ऑरिकल, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये दोनों चैम्बर आपस में क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, जिसको आप मतलब एट्रियल वॉल बोलते हैं। ये दोनों चैम्बर भी आपस में सेपरेटेड होते हैं, जिसको आप एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व के नाम से जानते हैं। ऑरिकल की जो साइज होती है मीन्स थोड़ी छोटी होती है एज कम्पेयर टू द वेंट्रिकल वाले के, मतलब वेंट्रिकल का एरिया ज़्यादा होता है। यहाँ से मीन्स ऑरिकल से वेंट्रिकल में आने के लिए एक यहाँ पे मतलब ऐसे कैप लगा हुआ होता है, जिसको क्या आप बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं। यहाँ पे एक लगी होती है, इसको क्या आप ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। तो ये भी कभी कभी सवाल आपसे पूछा जाता है कि ट्राइकस्पिड वॉल किधर पाई जाती है, बाइकस्पिड वॉल किधर पाई जाती है, राइट। तो जो लंग्स से आपका प्योर ब्लड यहाँ पर आ रहा होता है, मतलब जिस जो कि ऑक्सीजन कंटेंट किया हुआ रहता है, वो ऑक्सीजन पहले एंट्री आपको कहाँ पे करेगा, यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल में। और इस मेम्बर जिस वेंस से आएगा उसको आप बोलते हैं पल्मोनरी वेंस के नाम से जानते हैं। तो पल्मोनरी वेंस मीन्स पीवी, पल्मोनरी वेंस से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नॉर्मल कंडीशंस में क्या है, ये सारे जो आपके चैम्बर्ड होते हैं नॉर्मल रेस्टिंग फेज में अगर आप देखेंगे तो ये जो कैप्सूल होते हैं ये सब ऐसे ओपन टाइप के होते हैं। लेकिन जैसे ही आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे लंग्स से होकर के इस हार्ट के इस चैम्बर में आता है लेफ्ट ऑरिकल में, सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही आएगा तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है। तो ये वाली जो कैप होती है, ये कैप आपकी सिर्फ वन डायरेक्शन में क्या होती है, ओपन होती है, मीन्स नीचे की तरफ ये ओपन हो जाएगी। पूरा का पूरा जो ब्लड होगा मतलब ऑक्सीजन के साथ में ये यहाँ पे चला आता है, और ये कैप फिर क्या होती है, क्लोज हो जाती है। मतलब ये दोबारा ऐसे रिवर्स ऊपर की तरफ नहीं घुस सकती है। एक बार जो भी वॉल्यूम था, अगर ये वॉल्यूम यहाँ से यहाँ अगर आ गया तो ये रिवर्स फेज में इसका ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ आने के बाद फिर आपका यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है, ये वाला प्रेशर से होकर के यहाँ पे मेन जो ऑर्टा होता है उससे पूरा का पूरा जो आपका मतलब कि ब्लड है वो चला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे, पूरे बॉडी के हर एक सेल्स में, सभी सेल्स में। मतलब मान लीजिए अगर आपका ये पूरा एक सेल है और यहाँ पे आपका ब्लड वेसल्स है, ऑक्सीजन क्या होता है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, और यहाँ पे चूंकि CO2 का प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे CO2 ब्लड से क्या करता है, बाइंड कर लेता है, फिर ये CO2 वाला ब्लड आपका आना शुरू हो जाता है। अब ये CO2 वाला ब्लड यहाँ पे इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू क्या करते हैं, जाते हैं आपके कहाँ पे, राइट ऑरिकल में। चाहे इन्फीरियर हो चाहे सुपीरियर हो, दोनों का ही ओपनिंग कहाँ पे होगा, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से होते हुए फिर कहाँ पे जाएंगे, राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे आपकी ट्राइकस्पिड वॉल होती है, ओपन हो जाती है, और फिर यहाँ से होते हुए पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, ये आर्टरी लेके चली जाती है कहाँ पे, दैट इज द लंग्स में। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट होता है वो डी ऑक्सीडेंटल मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाले को क्या करता है, कैरी करता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में दो पार्ट हैं, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। तो लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ये डी ऑक्सीजनेटेड मीन्स CO2 कंटेनिंग ब्लड को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो लंग्स से प्योर ब्लड आता कहाँ पे है, लेफ्ट ऑरिकल में, और लंग्स से मतलब यहाँ से हार्ट से लंग्स में जाता कहाँ से है, दैट इज राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से होते हुए जहाँ पे चला जाएगा, आपके लंग्स में चला जाएगा। तो लंग्स में चूंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है तो CO2 क्या होता है, रिलीज हो जाता है, ऑक्सीजन फिर से क्या करते हैं, बाइंड कर लेते हैं। तो इस तरीके से लंग्स से हार्ट में, हार्ट से पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी से फिर हार्ट में, हार्ट से फिर पूरा लंग्स में, ये तीनों में आपस में क्या होता है, एक्सचेंज होते रहते हैं, पूरे बॉडी की सप्लाई होती रहती है। तो सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग, किसको पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो O2 कंटेन किया वाला ब्लड था, इसको निकाल करके पूरे बॉडी क्या करता है, सप्लाई करता है। लंग्स को तो करेगा नहीं, लंग्स तो वापस ही आया है, डी ऑक्सीजनेटेड, दोनों ऑप्शन क्या होंगे आपके, गलत हो जाएंगे। तो इसको याद आप कैसे रख सकते हैं, लाइक एज लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या करेगा, राइट हैंड साइड वाला क्या करेगा। तो मतलब जैसे कि नॉर्मल कंडीशंस में आप देखते हैं कि राइट हैंड साइड की तरह आप लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरह लिखते हैं। तो ये वाला पूरा पोर्शन आपको क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वाले से ही क्या जाएगा, दैट इज ऑक्सीजनेटेड मीन्स प्योर जाएगा। तो उसको आप जैसे भी बनाना चाहें, लाइक एज LAP बना सकते हैं, ये आपके लिए फार्मूला रहेगा। मतलब लेफ्ट ऑरिकल से प्योर ब्लड जाता है, ठीक है।
एक अगर आपको याद रहेगा तो बस बाकी चीज़ें आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो LAP बहुत आसानी से याद रखने वाला चीज़ है, कोटेशन है। L फॉर लेफ्ट, A फॉर ऑरिकल, P फॉर प्योर। तो LAP मीन्स लेफ्ट ऑरिकल में प्योर ब्लड क्या होता है, आता है, जो कि पूरे बॉडी में फिर वेंट्रिकल्स होता हुआ सप्लाई हो जाता है। तो आप आसानी से उसको लगा सकते हैं। वैसे यहाँ पे राइट ऑरिकल वाला जो पोर्शन है, मीन्स ये वाला पोर्शन, यहाँ पे एक दो सवाल और ही पूछे जाते हैं, लाइक ऐसे नोट से और AV नोट से। AV नोट को किस नाम से जानते हैं वैसे? सर पेस सेटर बोलते हैं। पेस वेरी गुड, एविन पेस सेटर। और इसको क्या बोलते हैं? पेस मेकर। पेस मेकर। तो पूछा जाता है कि ऐसे नोड का लोकेशन कहाँ पे होता है, तो लोकेशन आप क्या बताएंगे? ये जो राइट Sir, एट्रियम right- का राइट अपर 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 Right वाला atrium. पार्ट है समवॉट यहाँ पे। और अगर ये हो गया आपका किसका, दैट इज द SA नोड का। और अगर AV नोड का पूछा जाएगा तो क्या होगा? राइट और Corner. ये ही Corner. हाँ, कॉर्नर बॉटम पे इधर की तरफ। ठीक है, तो ये पेस को जनरेट मतलब हार्ट बीट को क्या करता है, जनरेट करता है, बनाता है, और उसको ये मेंटेन करने का काम करता है, मतलब प्रॉपर फ्लो क्या है, बनाए रहता है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो कि आप याद रखिए। वैसे ये फिगर आपको काफ़ी कुछ समझाने में हेल्प करेगा, अभी जो आपके सामने दिखने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके लेफ्ट एट्रियम का पोर्शन है, ये फिर आपका वेंट्रिकल का है, यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये सारी जो चीज़ें हम लोगों ने अभी डिस्कस किया वो सब कुछ आपको यहाँ पे इसमें दे रखा है। इसको आप सिंपल भाषा में चाहें तो अपने कॉपी भी बनाकर समझ सकते हैं, चाहे तो आप इसको भी देख करके समझ सकते हैं। तो बड़ा ही शुक्र है। The respiratory center that control inspiration and expirations are located in the, सिंपल सा सवाल है इसके लिए। अच्छा, इसके अलावा एक और भी काम करता, कोई बताएगा उसको? मेडुला ऑब्लोंगाटा के अलावा रेस्पिरेशंस को कंट्रोल करने वाला एक और भी सेंटर होता है, मतलब एक और भी पार्ट होता है, कौन करता है? पॉन्स हाँ, तो कभी कभी अगर आपको ये न दिया रहे तो आप ये भी याद रखना। सेरिबेलम एक्ट एज अ क्वालिटी कंट्रोल सेंटर फॉर द मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, बॉडी पोस्चर्स, मसल मेमोरी, लैंग्वेज, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, इमोशनल रेगुलेशंस, ये सब पे काम करता है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम को लेकर के ज़्यादातर पूछा जाता है कि बॉडी पोस्चर्स को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी का मतलब फंक्शन ब्रेन का कौन सा है, या कौन सा ब्रेन का फंक्शन है। तो सेरिबेलम याद रखिएगा, बॉडी पोस्चर से लेकर के आप जो भी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं उसमें कितनी क्लियरिटी है, ये आपका सेरिबेलम से कंट्रोल होता है, राइट। आपके इमोशनल रेगुलेशंस कैसे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ा सा भी मतलब कुछ किसी को रोता हुआ देखा तो उनको खुद भी रोना आ जाता है। वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि किसी की जान भी चली जाए तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इतने ज़्यादा अपने आप को मेच्योर बना लिए रहते हैं। तो ये सारा सब कुछ आपका ब्रेन की का जो पोर्शन है दैट इज सेरिबेलम, ये कंट्रोल करने का काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड काम क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड जैसा कि आप जानते हैं सारे जगह के पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम्स होते हैं, अगर रफली हम लोग यहाँ पे देखें तो स्पाइनल कॉर्ड अगर हो गया तो यहाँ से निकलने वाले सारे जो ऐसे नर्व फाइबर्स होते हैं या आपकी बॉडी के सभी अलग अलग पार्ट से क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं। आपकी बॉडी किसी पार्ट पे कुछ भी कोई चीज़ होती है उसकी इन्फॉर्मेशन इन मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू होकर के यहाँ पे सेंसरी की फॉर्म में आता है, जो कि जाकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन के पास पहुँचता है। ब्रेन इसके अकॉर्डिंगली क्या करता है, रिस्पॉन्ड करने का काम करता है। तो एक तरीके से आप समझिए कि ये इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, सब जगह से कलेक्ट करके आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज द इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे फॉर योर बॉडी। हमारी बॉडी का सुपर हाईवे, इंफॉर्मेशन का सुपर हाईवे, बहुत तेजी से सूचनाएं इस पर क्या होती चल रही होती है। मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में आपने जान ही लिया कि बेसिकली ये क्या करता है, रेस्पिरेशंस को कंट्रोल करने वाला पोर्शन माना जाता है। पोन्स भी उसी का पार्ट है। डाइनसेफेलन क्या करता है, सेंसरी इंटीग्रेशन, मोटर कमांड एंड रिफ्लेक्स प्रोसेस ये करने का काम करेगा। ये कुछ पार्ट हैं आपके ब्रेन के जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये सवाल है दैट इज इम्यूनोलॉजी का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो वर्ड दे रखा था, कितने लोगों ने ये वर्ड पहले भी सुन रखा था, डायपेडेसिस? सुना तो है, Yes, हम लोग sir. कुछ सुना हुआ था। अच्छा, तो कितने लोगों का फिर आंसर सही है ये? सही है। सही है सर। हाँ, मतलब बहुत सिंपल सा शब्द था, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, सिर्फ यहाँ पे वर्ड का ही तगाजा था। मतलब अगर जिस किसी ने पहले भी वर्ड ये सुना होगा
फिर तो कर ले गया होगा, अदरवाइज फिर लग रहा होगा कि क्या सब चीज अलग सा लग रहा है। फॉर्मेशन ऑफ WBC, बस्टिंग ऑफ WBC, फॉर्मेशन ऑफ पस सेल्स। तो ये तो सर ऐसा आंसर था, रिफ्लेक्स था, देखा? अच्छा ये हो गया, मतलब कोई चीज मतलब स्टोरेज थी एकदम सिंपली जो क्रिटिकल लग रही। इम्यूनोलॉजी में इन्फ्लामेशन जो टर्म यूज किए जाते हैं कि अगर कहीं कहीं कुछ भी कहीं पे अगर आपको कुछ डैमेज होता है तो वहाँ पे जाकर के जो मतलब इम्यून सेल्स होती हैं वो जाकर के मूव ऑन कर जाती हैं। तो WBC का मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स का ये एक अपना फीचर है, जहाँ कहीं पे भी डैमेज हो रहा है वहाँ पे जाकर के काम करने का, मतलब आपकी बॉडी को रिपेयर करने का काम करता है। ये वाला फिगर आपको यही समझाता है, यही दे रखा है यहाँ पे। हेपेरिन प्रेजेंट इन नॉर्मल सर्कुलेटरी मेमेलियन ब्लड इज फाउंड बाय, किसके द्वारा बनेगा हेपेरिन? मास सेल्स। सेल। चलिए इसका और कोई फंक्शन बताइए मास्ट सेल्स का, इसके अलावा मतलब हेपेरिन को बनाने के अलावा। सर फैगोसाइटिक, सॉरी, फैगोसाइटिक होता है। हिस्टामिन रिलीज करता है हाँ मतलब एलर्जी। दोनों हिस्सा में पेरेंट तो दोनों करते ही है। हाँ सेरोटोनिन भी करता है। मतलब एलर्जिक रिएक्शन से पार्टिसिपेट करने वाला सेल्स है, राइट? यस सर। ओके, और मोनोसाइट का काम क्या होगा? मोनोसाइट्स फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटिक नेचर का होता मोनोसाइटोसिस है। करेंगे जो मतलब मैक्रोफेजेस बनाता है ना बाद में। मोनोसाइट्स के बारे में एक कोई फीचर बताइए जो कि यूनिक हो। किडनी शेप में। सबसे लार्जेस्ट सेल्स वाली है। पॉलीलिपिड, पॉलीमॉर्फिक कहता है। नहीं वो न्यूट्रोफिल्स होता है। मोनोसाइट जो हाँ, सेल्स न्यूट्रल होती सेल। है वो इम्यून सिस्टम में पाए जाने वाले जितने भी सेल्स होते हैं सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेल्स के नाम से जाना जाता है मोनोसाइट सेल्स। और ये जो फर्दर डिवाइड होता है दो टाइप के सेल्स हैं, कौन कौन? डेंड्राइटिक सेल्स में और मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस। हाँ मतलब माइक्रोफैगोसाइटिक सेल्स में। दोनों का ही काम अलग अलग होता है। या तो ये क्या करेंगे, खुद से उस सेल्स को इंगल्फ करने का काम करती हैं। डेंड्राइटिक सेल का काम क्या होगा? सर एंटीजन प्रेजेंटेशन। एंटीजन को रिप्रेजेंट। मतलब अगर इनसे उस एंटीजन को किल करने का क्षमता अगर नहीं है तो ये इस एंटीजन को क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे किसके पास? T सेल्स के पास या B सेल्स के पास, जिससे कि सेल मेडिएटेड या जो इम्यूनिटी है वो आपका एक्टिवेट हो सके और उसके थ्रू उसको क्या किया सके, मारा जा सके। प्लेटलेट्स का काम कहाँ पे आएगा? फिर ब्लड कोagulation में। ब्लड कोagulation में, मतलब ब्लड क्लॉटिंग में, है ना? तो ये सारे ग्रैन्युलोसाइट्स क्या हैं? फिर आई थिंक लिम्फोसाइट्स है। नहीं बेसोफिल। कोई एग्जांपल बताइए, बेसोफिल कोई न्यूट्रोफिल्स एग्जांपल और बताइए eosinophils। ग्रैन्युलोसाइट्स का। ग्रैन्युलोसाइट में इओसिनोफिल्स आते हैं, बेसोफिल। वेरी गुड, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स। चलिए उन सबका फंक्शंस क्लियर है। बताइए कौन सा ग्रेनुलोसाइट्स में से कौन सा ग्रेनुलोसाइट्स है जो कि प्रोटोजोआ के अगेंस्ट में काम करता है? इओसिनोफिल्स। वेरी गुड। और न्यूट्रोफिल्स कहाँ पे काम करेगा? तो ये फर्स्ट सेल होती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। किसी भी उसमें किल करता है हाँ इन्फेक्शन। मतलब जहाँ कहीं भी आपकी बॉडी में कुछ भी डैमेज हो रहा है तो फर्स्ट जो सेल्स होती है जो कि डिफेंस देने का काम करती है वो कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स। बचा फिर कौन सा? बेसोफिल सेल्स। बेसोफिल सेल्स कहाँ पे काम करती है? एलर्जी। एलर्जी। वेरी गुड। तो मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स, these two cells are involved in the allergic reactions means hypersensitivity reactions। तो सभी टाइप के सेल्स का फंक्शंस क्लियर है, मतलब ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई कर लिया आप लोगों ने। यही इन्फॉर्मेशन इसमें है तो ये बाद में आप लोग अच्छे तरीके से रीड आउट कर लीजिएगा। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और गला भी मेरा सूख रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये PDF में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके समझने के लिए ऐसे कंटेंट साइड में लिख रखा है, जिसको कि अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इससे भी सवाल पूछा जाता है खूब ज़्यादा, मतलब RQ वाले वैल्यू से लेकर के। इसके लिए आप हमेशा याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक एसिड को छोड़ करके, मतलब ऑर्गेनिक एसिड का कोई अगर आपसे RQ पूछता है सिर्फ वही है जो कि 1 से ज़्यादा होता है। अदरवाइज कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा? 1 होगा। फैट के और प्रोटीन्स के हमेशा क्या होते हैं? लेस देन 1 होते हैं। तो यहाँ पे सवाल वही पूछा गया था कि इन विच द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज नॉट लेस देन 1। तो लेस देन 1 किसका नहीं होगा? तो यहाँ पे दे रखा कार्बोहाइड्रेट। तो आप याद रखिए कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या होगा? 1 होगा। फैट और प्रोटीन के लिए क्या होगा? लेस देन 1 होगा। ऑर्गेनिक एसिड लाइक एज ऑक्जेलिक एसिड का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके लिए क्या होगा? मोर देन 1। तो ऑर्गेनिक एसिड ऐसा सबस्ट्रेट है जब वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज किया जाएगा तो उसके लिए RQ की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? आपकी मोर देन 1 होगी। बाकी कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या होगा? आपका 1 होगा। फैट और प्रोटीन के लिए क्या होंगे? लेस देन 1 होंगे।
जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड एंड रिलीज्ड के दोनों के रेशियो को निकाल करके RQ की वैल्यू क्या होती है निकाली जाती है। ठीक है। ओके, क्लोराइड सीड को किसके लिए यूज़ किया जाता है? हैम्बर्गर इफेक्ट के बारे में पढ़ाई होगा आप लोगों ने, इसको इस नाम से भी जानते हैं, और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो ये फिगर और ये कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देख लीजिएगा, समझ में भी अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो ऐसे ही सारे सवाल के लिए जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है या उसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको यहाँ पे लगा रखी हैं। ये क्लास खत्म होने के बाद ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो एक बार आप इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना। इससे होगा क्या कि जो बाकी ऑप्शंस हैं उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगी, और थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके नॉलेज में ऐड हो जाएगी, तो जो आपके लिए थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, ओके। और एक मिनट पहले मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ, नहीं तो फिर बहुत सर इसके जस्ट बाद वाला एक बार वो क्वेश्चन बस वो डिस्कस कर दीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, इसके आगे का हाँ सर, बस जस्ट इसके बाद वाला। ये हाँ सर। यहाँ पे पूछ रखा है कि ग्लोमेरुलर फिल्टर विल नॉट कंटेन नॉर्मली, क्या इसमें नहीं होगा? तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देख रखा है कि क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि वाटर है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, सॉल्ट है, यूरिक एसिड है, केराटिन है, एटसेट्रा। तो क्या चीज़ नहीं है? दैट इज एल्बुमिन, जो कि एक ग्लोमेरुलर प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन का साइज बहुत बड़ा होता है, मतलब ज़्यादा होता है, वही वजह से ये फिल्टर नहीं हो पाता है। बाकी ये जो फिगर है, इस फिगर में आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, लाइक एज यहाँ पे ये वाले जो एरोज हैं जो कि ऐसे ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ये इनका अलग मतलब होता है, और इस तरीके से जो हो रहे हैं इनका अलग मतलब कुछ चीज़ें सीक्रेट आउट जो हो रही हैं, जो ऐसे एरोज लगे हुए हैं, और जो ये वाले एरोज हैं जो कि यहाँ पे दैट इज रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो ग्लूकोज ग्लूकोज मतलब सर ग्लूकोज होता है क्या नॉर्मली मतलब ग्लूकोज मतलब मुझे लग रहा था ग्लूकोज तो सारा मतलब रीअब्जॉर्ब हो जाता है। नहीं, ग्लूकोज तो होता है, ग्लूकोज तो आपकी अल्टीमेटली, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए होता है, बाद में रीअब्सॉर्ब जाता है। और ग्लूकोज का कंटेंट आपको अल्टीमेटली यूरिन में भी देखने को मिलेगा। पूरा पूरा 100% एब्सॉर्ब नहीं हो पाता है। आप अगर यूरिन का कंपोजिशन देखेंगे तो आपको सम परसेंटेज में वहाँ पे ग्लूकोज भी मतलब कार्बोहाइड्रेट के भी यूनिट देखने को मिलते हैं। नॉर्मल कंडीशन में भी? हाँ, मतलब नॉर्मल में सिर्फ होना नहीं चाहिए, क्योंकि डायबिटीज की नहीं कंडीशन नहीं, में वो उसलिए हाँ है, सर। डायबिटीज आप तब बोलते हैं जब वो नॉर्मल की वैल्यू से ज़्यादा आपको रेंज कर जाए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी टाइम अच्छा हल्का सा भी अगर शुगर का कंटेंट अगर गया तो फिर आप उसको बोल देंगे कि डायबिटीज हो गया है। एक जो वैल्यूज होती है थ्रेशोल्ड वाली, उससे ज़्यादा जब बनना शुरू होता है तब आप उसको बोलते हैं डायबिटीज मिलाइटस को लेकर के। लेकिन ये जो ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ, जैसे यूरिन का जो केमिकल कंपोजिशन होता है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं कि कुछ जैसे नाइट्रोजन कंटेनिंग वाले कंपाउंड होते हैं, वहाँ पे यूरिया मिलेगा आपको, यूरिक एसिड मिलेंगे, वाटर मिलता है, और कुछ वहाँ पे मिनरल्स भी मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं उसमें। मतलब कंपोजिशन में अगर आप यूरिन का देखेंगे तो कुछ ग्लूकोज के, नॉट एग्जैक्टली ग्लूकोज, बट कार्बोहाइड्रेट के कुछ मॉलिक्यूल्स वहाँ पे यूरिन में भी आपको देखने को मिलते हैं। अभी मैं देख करके फिर वो आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि जो जो चीज़ें हैं यूरिन का कंपोजिशन में, या फिर आप भी पढ़ेंगे तो आपको मिल ही जाएगा, ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो ये जो फिगर है, ये फिगर आपको समझाता है कि कैसे यूरिन के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, कैसे कलेक्टिंग डक्ट में जाते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, जैसे अभी टाइम है आपके पास 2-3 दिन का, अगर आप लोगों के पास कुछ भी 50 कहीं कहीं भी अगर कुछ नहीं है तो एटलीस्ट जो एनसीईआरटी की बुक आपको दे रखी है, उस एनसीईआरटी बुक से फिजियोलॉजी का 3 टॉपिक जरूर पढ़ लीजिए। एक तो है आपका यूरिन फॉर्मेशन वाला, जिसमें कि आपको पूरा मतलब कैसे एडीएच वाले का और एंजियोटेंसिन और रेनिन का सिस्टम काम करता है, और इसके साथ साथ में कौन कौन से पार्ट पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ से सवाल आने की पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरा जो सर्कुलेशन वाला पोर्शन है हार्ट के फंक्शंस को लेकर, जिसको हमने थोड़ा भी ब्रीफ किया, उसको आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। तीसरा डाइजेशंस में सबसे इम्पोर्टेंटली जो उनके एंजाइम्स है, जैसे लाइक एज गैस्ट्रिक जूस का क्या क्या कंपोजिशन है, और पेंक्रियाटिक जूस का क्या क्या कंपोजिशन है, कौन सा पोर्शन कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ पे प्रोटीन का हो रहा है, कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का शुरू हो रहा है, कहाँ पे फाइनल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये कुछ एक ऐसे पेज पे पढ़ करके ना लिख लीजिए प्रॉपर से कि डाइजेशन डाइजेशन नहीं है सर एनसीईआरटी में। अरे एनसीईआरटी में डाइजेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं है।
पहला And चैप्टर ही शायद डाइजेशन है। फिजियोलॉजी का तो पहला ही चैप्टर डाइजेशन है मेरे ख्याल से, होगा, ऐसा नहीं है। तो मैं जो आपको तो बोलना हो चाहता सकता है था आई थिंक पुरानी बुक में हो, मतलब अभी नई बुक में तो सर 2 3 4 साल से तो नहीं आ रही है। नहीं में भी है। अरे भाई 10 साल के बाद तो बुक रिवाइव है, 2011 के बाद से लेकर के तो रिवाइव मतलब रिवीजन हुआ नहीं था। तो अभी जो रिवीजन हुआ है वो वाली बुक आप मत लीजिए, उसके पहले वाली जो बुक है मार्केट में वैसे भी आपको डाउनलोड करेंगे तो भी आपको फ्री में मिल जाएगा, और नहीं होगा ओके तो सर। किसी से लेके शेयर कर लीजिए। अभी जो इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान से सुनिए। 1 मिनट पहले मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ, नहीं तो लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2 घंटे का तो वैसे ही हो